नमस्कार, आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। इस हफ्ते चर्चा में कई सारी चीज़ें हैं जिन पर हम बात करेंगे। तीन महत्वपूर्ण चीज़ें जिन पर हमारी खास नज़र होगी, उसमें से है प्रधानमंत्री का राजस्थान के बांसवाड़ा में दिया गया बयान, जिसको हेट स्पीच भी कहा जा रहा है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जिस पर हमारी बातचीत नज़र रहेगी, वो है ऑस्ट्रेलिया की एक जर्नलिस्ट अवनी दैस को भारत छोड़कर जाना पड़ा है क्योंकि उनका वीज़ा को लेकर इशू था और सरकार को उनसे कुछ आपत्तियां थी। कोशिश रहेगी कि समय अगर रहे तो हम सूरत में जो कुछ हुआ और वहाँ पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को निर्विरोध निर्वाचित किया गया, उस पर भी बात करेंगे। स्टूडियो में जो हमारे साथ आज मेहमान हैं, आपसे बातचीत करेंगे, उसमें सीनियर जर्नलिस्ट द सिटीजन की एडिटर इन चीफ और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की पूर्व अध्यक्ष सीमा मुस्तफ़ा हैं। सीमा, बहुत बहुत स्वागत आपका चर्चा में। इसके अलावा स्टूडियो में हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ रमन कृपाल हैं। रमन सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हेलो। और साथ में हमारे दो साथी न्यूज़ लॉन्ड्री के आनंद वर्धन और हमारे साथी हृदय जोशी, आप दोनों का भी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नमस्कार। हम अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक अपील है, लेटर्स जरूर लिखें हमें। और बार बार मैं कहता हूँ उसका तरीका बहुत आसान है। हमारे सब्सक्राइबर्स www.newslaundry.com/podcast-letters पे हमें पत्र भेज सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत सीधा एक तरीका है कि आप हमें मेल कर दें podcast@newslaundry.com पर, और उसमें सब्जेक्ट लाइन में चर्चा का मेंशन ज़रूर करें। इसके अलावा हमारे तमाम अभी इलेक्शन फंड जो न्यूज़ लॉन्ड्री और द न्यूज़ मिनट के इलेक्शन फंड है, उसको भी आप हमारी मदद करके पूरा करने में मदद कर सकते हैं जल्द से जल्द। जो विषय हैं इस हफ्ते चर्चा में रहे, उनका मैं सरसरी तौर पर आप लोगों से जिक्र कर दूं। एक तो प्रधानमंत्री का वो बयान है जिसमें उन्होंने मुसलमानों का जिक्र करते हुए कहा कि घुसपैठी हैं, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले लोगों को आपका जो संपत्ति है उसको दे दिया जाएगा। और साथ में ये भी उन्होंने कहा कि जो अर्बन नक्सल हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि आपका मंगलसूत्र भी बेच दें। तो इसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ प्रधानमंत्री के बयान को लेकर। और अब जो ताज़ा सूरत हाल है उसमें एक नोटिस भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को भेजा गया और साथ में ही एक नोटिस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी भेजा गया, जिसमें राहुल गांधी के कामकाज पर उंगली उठाई गई है और बीजेपी वाले में ऑब्वियसली प्रधानमंत्री के कामकाज पर उंगली उठाई गई है। कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो आया है उसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान है कि वो एसटी, एससी और ओबीसी समूहों का जो रिजर्वेशन है वो सब छीनकर और मुसलमानों को दे देगी अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। ये काफ़ी अच्छा, मतलब कि ना पॉलिटिक्स में र्यूमर काफ़ी फैला हुआ है कि जो शेड्यूल कास्ट का ये मानना है कि अगर ये मतलब कि अच्छे ढंग से र्यूमर फैलाया है, ये नहीं कि ये सच है कि बीजेपी अगर पावर में आएगी तो वो शेड्यूल कास्ट का वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन ख़त्म कर देगी। मैं क्या है कि पता नहीं कैसे काफ़ी जो ओबीसी ग्रुप्स हैं या शेड्यूल कास्ट के कुछ ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स, उसका मेरा नंबर जोड़ दिया। तो मैं आई एम ए साइलेंट स्पेक्टेटर, तो मैं सिर्फ वो देखता रहता हूँ कि वो क्या क्या मैसेजेस दे रहे हैं और क्या क्या रेलिवेंट हो सकते हैं हम लोगों के लिए। लेकिन र्यूमर्स है ये, लेकिन ये बहुत चल रहा है जी। तो पहले चरण में 19 अप्रैल को मणिपुर में कई पुलिस पोलिंग बूथ्स पर जो वोट गिरे थे उसमें बहुत सारी हिंसा और ये सारी चीज़ें हुई थी, तो उनको अवैध घोषित कर दिया गया था। अब वहाँ पर 11 पोलिंग स्टेशन पर फिर से मतदान हुआ है। इसके अलावा पतंजलि का जो माफ़ीनामा था, जो पतंजलि आयुर्वेद के मुखिया हैं स्वामी रामदेव और बालकृष्ण, उनका जो माफ़ीनामा था उसको लेकर कोर्ट ने फिर से टिप्पणी की थी कि जो आपका माफ़ीनामा अखबारों में उतना ही विजिबल होना चाहिए जितना विजिबल आपके विज्ञापन होते हैं। तो उसके बाद उन्होंने 1/4 साइज़ के विज्ञापन ज़्यादातर राष्ट्रीय अखबारों में प्रकाशित किए हैं अपने माफ़ीनामे को लेकर। एक ये डेवलपमेंट है। इसके अलावा केंद्र ने FSSAI से जांच का दायरा बढ़ाने को कहा है नेस्ले के मामले में, जिसमें कि ये बात सामने आई थी कि उनका जो एक प्रोडक्ट है सेरेलैक, उसमें शुगर का कंटेंट
शायद एक सीमा से ज़्यादा है। इस पर कुछ नहीं, सीमा जो हमारी सीमा है, हाँ। जो हमारे लोग जो प्रिस्क्राइब करते हैं उससे ज़्यादा ये नहीं गए जी। तो ये, लेकिन वो हमारे लो ही गलत है, हमारे लोज गलत है। और वाकई ही शुगर की मात्रा इतनी है कि बच्चे को अस्वस्थ कर सकती, बहुत अस्वस्थ कर सकती है। इसके अलावा हांगकांग और सिंगापुर से इसी तरह की एक मिलती जुलती खबर आई, जो भारतीय मसालों का एक बहुत बड़ा ब्रांड है MDH, उन्होंने वहाँ पर MDH और एवरेस्ट मसालों को बैन कर दिया था। भारत सरकार ने हांगकांग और सिंगापुर की अथॉरिटीज़ से इस मामले में जानकारी मांगी है कि आखिर क्यों इन मसालों को बैन किया गया है। वेस्ट बंगाल की सरकार, पश्चिम बंगाल की सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा रही है, क्योंकि वहाँ की हाई कोर्ट है, जो कलकत्ता की हाई कोर्ट है, उसने 25,000 स्कूल टीचरों के नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिया था, रद्द कर दिया था। एक खबर कर्नाटका से है, जो कि उनके भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी CM KS ईश्वरप्पा थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया है। अवनी दायस हैं, जो कि ABC ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की पत्रकार थी, भारत में रहकर काम करती थी। उनका वीज़ा को लेकर कुछ विवाद हुए और सरकार ने आखिर समय तक उनके वीज़ा को रिन्यू नहीं किया। इसके बाद उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ा। सरकार का ये कहना है कि इस बात में सच्चाई नहीं है। सूत्रों के जो MEA, जो हमारे विदेश मंत्रालय, उसके सूत्रों का ये कहना है कि इनके वीज़ा को रिन्यू कर दिया गया था। अवनी दास का ये कहना है कि एकदम आखिरी मोमेंट पर उनको ये जानकारी दी गई, जबकि उनके पास जाने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं बचा था। इसके अलावा सूरत, जो उत्तर गुजरात का एक शहर है, बड़ा औद्योगिक नगर है, वहाँ से एक बड़ी खबर आई है कि मुकेश दलाल, जो कि BJP के उम्मीदवार थे, उनको निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है, क्योंकि जितने भी बाकी उम्मीदवार थे उन सब के ने अपने नामांकन वापस ले लिए। और इलेक्शन का पहला रिजल्ट, हाँ, अभी काउंटिंग बाकी तो 1 तारीख को होगी, 4 तारीख को होगी, 4 जून को, लेकिन ये एक नतीजा है जो पहले से ही आ चुका है। और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की का जो उसमें नामांकन था खारिज हुआ, वो बड़ा अपने आप में दिलचस्प है। इसके लिए आपको न्यूज़ लॉन्ड्री की बसंत कुमार की एक रिपोर्ट है, उसको पढ़ना चाहिए, और उससे आपको पता लगेगा कि ये चीज़ कितने सुनियोजित तरीके से, ऑर्केस्ट्रेटेड तरीके से अंजाम दी गई। और उसमें संकेत ये मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक रोल रहा होगा। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, मिथुन चक्रवर्ती, उषा उत्थुप, राम नायक समेत तमाम लोगों को पद्मा पुरस्कारों से इसी हफ्ते सम्मानित किया गया है। और एक खबर और छोटी सी है, जो कि राजस्थान से आई है। अशोक गहलोत, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, उनके सहयोगी OSD थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है कि गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता थे और कैबिनेट मिनिस्टर थे, और कांग्रेस नेता सचिन पायलट के बीच जो एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था साल 2021 में, जब वहाँ पर कंट्रोवर्सी चल रही थी कि सचिन पायलट शायद पार्टी छोड़ेंगे या बगावत करेंगे, वो ऑडियो क्लिप, उनका कहना है कि अशोक गहलोत ने ही टैप करवाकर और उसकी निगरानी करवाई थी और वो लीक हुई थी। तो ये सुर्खियाँ इस हफ्ते की हैं। एक बात मैं इसमें आपकी अनुमति से जोड़ना चाहता हूँ, वो ये कि इस वक्त जब ये चुनाव चल रहा है और काफ़ी लंबा चुनाव है, तो इसमें जो टेम्परेचर है, हीट वेव है, वो बहुत ज़्यादा है। सेकंड फेज़ तक तो जो अभी हो रहा है, जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें फेज़ में इसका बहुत ज़्यादा असर दिखाई देगा। इसलिए पहली बार ऐसा हुआ है इलेक्शन कमीशन ने, अब उसके कितना इफेक्ट हो वो बात अलग है, एक टास्क फोर्स बनाई है, जिस टास्क फोर्स में IMD के अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट के और बाकी हेल्थ मिनिस्ट्री के लोग भी हैं। लेकिन और वो ये बताएंगे कि हर फेज़ से पहले की क्या सावधानियाँ बरती जानी है, क्या है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं जिनसे मैं अभी लगातार बात कर रहा हूँ, उसमें रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जो डेथ और बर्थ का हिसाब किताब रखता है, उनका ये कहना है कि उनको भी शामिल किया जाना चाहिए। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को शामिल किया जाएगा, क्योंकि किसी शहर में जब कोई महामारी नहीं फैली है, तभी आपको हीट वेव का असर पता चल सकता है, जब आप रोज होने वाली डेथ्स को रजिस्टर करके मेटिकुलसली देखें, और कोई तरीका हीट वेव को पता करने का नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम पहली बार देख रहे हैं, कि टास्क फोर्स का गठन। तो हमारी जो आज की बातचीत है इस चर्चा में, उसके जो 3 सबसे महत्वपूर्ण विषय हैं, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण विषय है देश में चल रहे लोकसभा के चुनाव, और उस लोकसभा चुनाव में नेताओं के लगातार एक के बाद एक आने वाले जो बयान हैं। हृदय जोशी मेरे मित्र हैं, इन्होंने एक टर्म कॉइन किया है कि देश में हीट वेव और
हेट वेव दोनों एक साथ चल रही है। तो ये उसको थोड़ा विस्तार में जाकर एक्सप्लेन करेंगे बाद में। प्रधानमंत्री का एक बयान पिछले हफ्ते आया है जिसमें वो राजस्थान के बांसवाड़ा में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिसको कि हेट स्पीच की दायरे में रखा गया। बहुत विरोध हुआ। उन्होंने वहाँ पर सीधे सीधे मुस्लिम समुदाय का नाम लिया और उनको घुसपैठिए, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाला कहा और बताया। इसके अलावा भी लगातार उसके बाद भी उनका वो जो बयान है उस तरह के उस जारी रहे। उसके बाद उन्होंने बजरंगबली और हनुमान जी को उसमें खींचा कि किस तरह से हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को अपराध घोषित कर दिया गया और ये सारी चीज़ें लगातार चल रही हैं। मोदी का पहले फेज़ के बाद जो बयान आया है, मैंने इसको थोड़ा सा जो समझने की कोशिश की, मुझे लगा कि दो चीज़ें इसमें हैं। एक तो जो पहले चरण की 102 सीटों पर जो चुनाव हुआ उसका थोड़ा सा हम माइक्रो एनालिसिस जब आंकड़ों की करते हैं तो ये दिखता है कि 2019 के मुकाबले इन सभी सीटों पर मतदान कम हुआ है और उसमें करीब 4 से 5% की गिरावट है। और उसमें भी जब थोड़ा सा और इसकी परत को हम देखें तो जो इसमें से बीजेपी ने जो सीटें जीती थी उनका जो प्रतिशत है गिरावट का वो ज़्यादा है बनिस्बत जो विपक्ष के पाले में इसमें से जो सीटें थी उसमें गिरावट का परसेंटेज कम है। तो एक ये चीज़ हो सकती है कि प्रधानमंत्री को लग रहा होगा कि जो वोटर है, जो कोर वोटर है, वो निकल नहीं रहा है उसको, तो उसको कंसोलिडेट करना, पोलराइज करना एक उसकी रणनीति हो सकती है। और दूसरा उनका अपना एक कोर मुद्दा भी है जो लगातार दिखता है कि एक लार्जर जो कांग्रेस पार्टी बहुत एग्रेसिव एक स्टैंड पे इस समय चल रही है सोशल जस्टिस के मुद्दे पर, कास्ट और सेंसस और ये सारी चीज़ें, उसमें शायद एक डर ये पैदा हुआ कि अगर वो चीज़ कहीं लोगों के दिमाग में बैठ जाती है तो वो जो लार्जर अम्ब्रेला आरएसएस और बीजेपी ने बनाया हिंदुत्व का, हिंदुओं को एक छाते के नीचे लाने का, उसमें कहीं विघटन या बिखराव पैदा होता है तो उससे भी नुकसान हो सकता है। तो उस लार्जर अम्ब्रेला को जो उन्होंने बनाया उसको भी कंसोलिडेट करने के लिए इस तरह की शायद स्पीच दी है। लेकिन आई एम श्योर ये इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें कंसिडरेशन में होंगी। सबसे पहले मैं चाहूँगा सीमा आप अपनी बात रखें कि इसको कैसे देखती हैं, ये सिर्फ हेट का मसला है या इसके पीछे बहुत एक सोची समझी श्रूड पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है? ये तो शुरू से है कि एक श्रूड स्ट्रेटजी है, क्योंकि पोलराइजेशन एक आइडियोलॉजी है और डिवाइड एंड रूल और लोगों को कम्युनलाइज द सिचुएशन, पोलराइज करो, तो ये तो एक तरीके की थिंकिंग है जो हम लोग काफी 10 साल से या बहुत सालों से देख रहे हैं। और अब ये जो इलेक्शन में जो अटैक था, जो आप बात कर रहे हैं कि शायद कुछ इंडिकेशंस आ रहे हैं कंस्टिट्यूएंसी से कि उस तरीके की वोटिंग नहीं है जैसे पहले थी बीजेपी के लिए, तो पोलराइज करना ज्यादा जरूरी है और इसलिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ज्यादा खुल के ये बात की है। बट द पॉइंट खाली ये नहीं है कि आप इलेक्शंस हम लोग सब कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पर जब अगर आप ऐसी मीन्स अडॉप्ट करेंगे इलेक्शन जीतने के लिए तो कंट्री को बहुत नुकसान होता है, लोगों को बहुत नुकसान होता है, एक इनसिक्योरिटी बढ़ती है और एक कम्युनिटी की नहीं सबकी बढ़ती है, क्योंकि आप इसको खरे में नहीं कर सकते। हेट या डिवाइसिवनेस या वायलेंस वो सब स्पिल आउट करता है, इट इम्पैक्ट्स ऑन एवरीबॉडी। सो वो अब दिख रहा है, जो आई थिंक बहुत ही अनफॉर्चुनेट है इस वक्त जब इलेक्शन में सब लोग हैं और सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने मेरिट से और अपनी वर्थ से आगे बढ़े। इसमें थोड़ा सा एक अपडेट ये है कि इलेक्शन कमीशन ने कल देर से काफ़ी इस मामले में 2 नोटिसेस भेजी हैं, एक कांग्रेस पार्टी को और एक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को, और उस नोटिस के जरिए उन्होंने जवाब मांगा है। एक चीज़ ये दिखाता है कि इलेक्शन कमीशन उस तरह से इलेक्शन को लेकर निष्पक्ष या पारदर्शी नहीं है जितना उसको होना चाहिए। दूसरी चीज़, जब वो एक्ट कर रहा है तो उसके एक्ट में बजाय मेरिट होने के एक मंकी बैलेंसिंग दिखती है कि अब मोदी के ऊपर चूंकि चारों तरफ से घिर गए हैं बहुत ज़्यादा, चूंकि उनके पास बचाव का रास्ता नहीं है, तो अब वो मोदी को भेजो या बीजेपी को भेजो तो साथ में कांग्रेस, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी नोटिस भेज दो ताकि ऐसा ना लगे कि बुरा लग जाए किसी को। मतलब एक काइंड ऑफ बैलेंसिंग एक्ट। उस पर मैं इलेक्शन कमीशन के इस रवैये को भी थोड़ा समझना चाहता हूँ। जी,
नहीं, ये रवैया तो खैर उस वहां से शुरू होता है जब से परसेप्शन एक इंस्टीट्यूशन का बिगड़ता है, और लोगों का जो परसेप्शन है इलेक्शन कमीशन के बारे में वो बिगड़ गया है, क्योंकि जिस तरीके का इंटरफेरेंस रहा है अपॉइंटमेंट्स में, जैसे लोगों को अपॉइंट किया गया है, पोजीशंस नहीं ली गई हैं, जहां जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोला है, ये आज नहीं, ये पिछले इलेक्शंस में भी, पिछले 2-3 इलेक्शन, स्टेट इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन हैज नॉट कम थ्रू कि एक वाइब्रेंट इंस्टीट्यूशन है जो वोटर की राइट को प्रोटेक्ट कर रहा है, बल्कि लगता है कि वो रूलिंग पार्टी की राइट को प्रोटेक्ट कर रहा है। और ये इलेक्शन कमीशन की में खामी थी, और ये पहले भी थी, ये भी मैं कहना चाहती हूँ। मैंने बहुत इलेक्शंस कवर किए हैं ओवर द डेकेड्स, एंड ऑन एंड ऑफ इलेक्शन कमीशन काफी वॉबली रहा है। और जब इलेक्शन कमिश्नर स्ट्रांग रहा है, जैसे सेशन की अगर बात करें या लिंगो की, तब उन लोगों ने एक तरीके की एक वाइब्रेंसी इस इंस्टीट्यूशन में लाई जी। तो ये परसेप्शन इतना खराब हो गया है कि अब जो भी करे इलेक्शन कमीशन, और जैसे आपने कहा जितना करना चाहिए, लगता नहीं है कि उन्होंने ऐसा किया है, पर जो भी अब करें तो उनको प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस दिख रहा है लोगों को उसकी फंक्शनिंग में। ठीक बात। रमन सर, ये जो पूरा कंट्रोवर्सी हुई और वो बयान देखा आपने तो मोदी का, उसको एक बड़ा ऊपर से बात चली कि कुछ लोग उसको विशफुल थिंकिंग भी कह सकते हैं, लोगों को लगा कि क्या ऐसा हो रहा है, कुछ एंटी वेव चल रही है, कुछ इंडिया शाइनिंग जैसा हो गया, अचानक से मोदी को ये सब करने की क्या ज़रूरत पड़ गई, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और ये सब नारा देने के बाद अब वो अपनी किसी योजना को नहीं गिना रहे हैं, किसी पब्लिक रैली में किसी अचीवमेंट को नहीं गिना रहे हैं। 5 साल के या 10 साल के अपने कामकाज में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की हैं, बहुत सारी अच्छी बुरी, वो तो एक दूसरी चीज़ है, लेकिन उनको गिनाने का वो होता है, वो उनका जिक्र नहीं करते। उस पे उसके बजाय ज़्यादातर हिस्सा कम्युनलिज्म और हिंदू मुसलमान इमोशनल मुद्दों को है, एक इमोटिव मुद्दा ज़्यादा उनके दिमाग में चल रहा है हमेशा। नहीं, जब इलेक्शन हो रहा है तो स्ट्रेटजी को 2 लेवल पे बेसिकली हर एक पार्टी यूज़ करती है। एक मैक्रो लेवल होता है, एक माइक्रो लेवल होता है। तो मैक्रो लेवल पे ये जो पोलराइजेशन है ये तो शुरू से है, मतलब पोलराइजेशन करना है, उसको कब यूज़ करना है कब नहीं करना है, तो वो पार्टी समय समय पे सोचती रहती है। और डेवलपमेंट मैं नहीं समझता कि डेवलपमेंट बैक सीट कर गया, कि पैरेलली सब कुछ चल रहा है, लेकिन हाँ पोलराइजेशन थोड़ा डोमिनेट किया, क्योंकि पीएम ने एक ऐसा ऐसा चीज़ बोल दी कि वो बिल्कुल ही हेट स्पीच में काउंट होता है। उसके तो इसीलिए पोलराइजेशन को ये कहना कि सिर्फ पोलराइजेशन डोमिनेट कर रहा है, ऐसा नहीं है। पोलराइजेशन है, साथ में वो डेवलपमेंट भी अपना गिना रहे हैं, चाहे वो आप एड्स देख लीजिए, न्यूज़पेपर एड्स देख लीजिए, रेडियो स्पोर्ट्स देख लीजिए। रेडियो पे अगर आप रेडियो सुनेंगे तो उसमें भी लगातार आ रहा है, और टेलीविज़न में भी इनके आ रहा है। लेकिन सबसे इलेक्शन कमीशन इसको कैसे हैंडल करता है, जैसे आपने बताया नोटिस दिए हैं, तो इसमें एक क्लियर पहले इंडिविजुअल्स को नोटिस दिया जाता था, तो इस बार पार्टीज को दिया है। और साथ में इलेक्शन कमीशन ये कह रही है कि भाई पार्टीज अपने जो स्टार कैंपेनर्स हैं उसको संभाल के रखे। तो मतलब इंडिविजुअल ने क्या बोला, इससे पहले तो इंडिविजुअल को देते थे, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स, उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की। अब पार्टी को तो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि इलेक्शन कमीशन एक वार्निंग पार्टी को दे के, उसको छोटा मोटा वार्निंग देके उसको इस मामले को ख़त्म करेंगे। तो ये बहुत क्लियरली दिखाता है कि इंस्टीट्यूशंस किस हद तक वीक हो गई हैं, तो ये भी दिखाता है। ये आनंद, मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन इसमें 2 चीज़ है इसमें कि मैंने पहले भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन के पास जो MCC है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है जी, उसमें लीगल तिथ नहीं है, और ये इलेक्शन कमीशन ने खुद चुना है 2013 में एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकमेंड किया था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है जी, जनप्रतिनिधित्व कानून है, वो जो है उसमें जो
सज़ा दी जा सकती है क्रिमिनल कोड्स के अंतर्गत, वो जो है इलेक्शन कमीशन उसको ऑप्ट करे। मैंने पहले भी समझाया है कि इलेक्शन कमीशन की रीजनिंग थी कि अगर कुछ मुख्य पार्टियों या उनके स्टार कैंपेनर्स वगैरह को रोक दिया जाए तो ये चुनाव की प्रक्रिया जो है वो अप्रत्याशित तरीके से बाधित हो जाएगी। हाँ, मतलब कि वो कृत्रिम हो जाएगी और वो फिर चुनाव का कोई मतलब नहीं रहेगा। दूसरा था कि अगर हम कानूनी प्रक्रिया में चले जाएं तो इलेक्शन कैलेंडर डिसरप्ट होगा। एक जो है, अब चूंकि क्रिमिनल प्रोसीजर में आएगा तो जो जिस पर वो आरोप लगेगा वो भी फाइट करेगा, उसको डिफेंड तो करेगा कि मैं ऐसा नहीं, तो हमें कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, उससे इलेक्शन कैलेंडर जो डिसरप्ट होगा। इसलिए एमसीसी में अगर लीगल तिथ नहीं है तो वो इलेक्शन कमीशन ने खुद चुना है और इस सरकार के आने के पहले चुना है 2013 में। दूसरा तरीका इलेक्शन कमीशन के पास है जो कि ज़्यादा रेडिकल हो जाएगा, जो 1968 का इलेक्शन सिंबल जो रूल्स है उसमें किसी पार्टी की जो है मान्यता रद्द की जा सकती है, वो सिंबल विड्रॉ करके वगैरह। लेकिन उसका भी कारण वही है जो मैंने पहले बताया कि वो है। तीसरा है कि इलेक्शन कमीशन जो विपक्षी पार्टियां हैं वो पहले भाजपा भी रही है और अब दूसरी पार्टियां जो विपक्ष में हैं, वो इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता कम हुई है या नहीं हुई है। कुछ लोग सर्वे का आंकड़ा देते हैं जो CSDS का भी आया है, लेकिन वो माइक्रोकॉस्म जो है वो मैक्रोकॉस्म को कहाँ इंटरसेक्ट करता है या ये वो एक मिनिएचर है, इसका कोई अभी मतलब इसका कोई प्रमाण नहीं है। दूसरी बात है कि ये हो सकता है कि जो पहले इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट जो कैंपेन है वो राजनीतिक पार्टियां लीड नहीं करती थी, लेकिन एक पब्लिक स्फेयर में अब एक तरह का ये भी है कि अगर कोई मशीन है या कुछ है या किसी के प्रति कुछ चीज़ आप फैलाएं तो वो फैलती हैं कि वो मतलब एक विश्वसनीयता उसकी कम होती है, तो पब्लिक स्फेयर में एक नया स्ट्रैंड भी है। अब दूसरी बात स्पीच पे है, स्पीच की बिल्कुल। तो स्पीच पे जैसा सभी लोगों ने बोला, मैं इसको दो तरह से देखता हूँ कि एक उसमें एक एसेंशियल पॉइंट है, एक इमीडिएट पॉइंट है। एसेंशियल पॉइंट जैसा कि कुछ लोगों ने इशारा किया कि वो जंग संघ के समय से जो कोर पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है इस पार्टी की, उसमें एक है कि तुष्टीकरण का सार उसमें बहुत है कि, और वो उसी स्कूल से वर्तमान प्रधानमंत्री भी आए हुए हैं, तो तुष्टीकरण उनका एक कोर मुद्दा रहा। इनफैक्ट ये बयान देने के पहले भी उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग मैनिफेस्टो कहा था, तो उस ओर इशारा उन्होंने पहले भी किया था, वहाँ दूसरे शब्दों में और ज़्यादा स्पष्ट ढंग से कहा। और इसमें एक और है कि जैसे कि CAA को उन्होंने जो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन में मुस्लिम्स को बाहर रखा, उसमें एक यही था कि जो वहाँ जो बॉर्डर राज्य हैं उसमें ऐसा है कि ये भाई सिर्फ इकोनॉमिक कारण से आ रहे हैं, रिलीजियस प्रोसिक्यूशन से नहीं आ रहे हैं, घुसपैठिए हैं और यहाँ के डेमोग्राफी को ऐसे चेंज करेंगे। तो एक तरह का CAA का भी पिचिंग है ये कि ये घुसपैठिए हैं और इसके इकोनॉमिक इसका एक रीजनिंग देना। दूसरा जो एक इनका है कि एक और शब्द क्या यूज़ किया था, घुसपैठिया, ज़्यादा बच्चे पैदा डेमोग्राफी। हाँ, वो तो दोनों उसी तरह है। मैं रमन सर से सहमत हूँ कि ये सिर्फ एक डेस्परेशन में नहीं है, मेरे ख्याल से कि कोई भी जो कोर कंसोलिडेशन जो है वो उन्होंने कई चीज़ों को सम्मिलित किया है। अभी उसके अगले ही दिन जो अलीगढ़ में है, अब अलीगढ़ में भाषण देते हुए उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लिए हमने क्या किया है ये गिना रहे थे कि हमने जो हज का कोटा बढ़ा दिया, ये कर दिया, और दूसरे पार्टियों ने सिर्फ इनका तुष्टीकरण किया है, हम लोगों ने इस समुदाय का कल्याण किया है। तो वो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग भी जो है कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उसको भी पिच कर रहे हैं।
तो दोनों चीज़ का मिश्रण है इसमें। ठीक बात। एक चीज़ बस मैं इसमें वो करूँगा, जो इलेक्शन कमीशन वाली बात आई कि इलेक्शन कमीशन के पास टीथ है नहीं है, वो एक डिफरेंट इशू है, लेकिन इलेक्शन कमीशन हमने देखा है कि लोगों को बैन कर देता है 3 दिन प्रचार करने से, 2 दिन प्रचार करने से, इमीडिएटली बहुत सारी चीज़ें। टीथ है नहीं है, ये डिफरेंट इशू है, लेकिन इलेक्शन कमीशन अपने दायरे में जो रहकर कर सकता था वो उसने नहीं किया, इसलिए जो परसेप्शन या विश्वसनीयता का संकट है वो बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। हृदय, आप अपनी बात रखें इस पर। और फिर इसमें एक चीज़ है कि डिस्क्रिशन आपको क्या होता है जब आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो। डिस्क्रिशन का मूल परिभाषा यही है। तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने अभी कहा है कि कुछ स्टार कैंपेनर्स को इंडिविजुअली हम कर सकते हैं और कुछ को पार्टी के तहत करेंगे, लेकिन उन्होंने ये बात जोड़ी है पार्टी को नोटिस देते हुए कि जो हाई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पे हैं या पार्टी में भी जो उच्च पदों पर हैं उनकी जिम्मेवारी ज़्यादा है। तो और एक और उसमें है कि उन्होंने किसी का नाम भी नहीं लिया है कि एक बार 2019 में जो है प्रधानमंत्री के खिलाफ जो शिकायत आई थी उसको कुछ दिन के बाद खारिज कर दिया था। एक है कि वेस्ट बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल चुनाव में अमित शाह को मेरे ख्याल से 2 दिन के लिए बैन किया था वेस्ट बंगाल वाले विधानसभा। नहीं, मैं पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि और मैं कुछ चीज़ें नहीं बोलूँगा, मेरे कई बार बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज़ होते हैं इसमें। इलेक्शन कमीशन को याद दिलाने की ज़रूरत है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो एक वैधानिक बॉडी नहीं है, वो संविधान से पैदा हुई बॉडी है। पहली सवाल तो ये है। तो थोड़ा सा प्रोफेशनल प्राइड भी उनके काम में दिखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। दूसरी बात ये, प्रधानमंत्री का जो रिकॉर्ड रहा है, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ऑब्वियस है, इसको ना भी कहा जाए तो भी, वो प्रधानमंत्री होते हुए कई बार उन्होंने ऐसे काम किए हैं जो ऑब्वियसली, जैसे 2019 में जब सारे फेज़ की पोलिंग ख़त्म हो गई, लास्ट फेज़ की पोलिंग बची थी शायद, तो वो केदारनाथ जाके प्राइम मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर लेके बैठ गए थे और वहाँ पर तपस्या करने लगे थे। ठीक है, अब इसमें आप प्राइम मिनिस्टर हैं तो जा सकते हैं। मैंने उस बार मैंने भी 10-15 साल इलेक्शन कमीशन कवर किया है। सीनियर ऑफिशियल से पूछा, उनका प्रधानमंत्री के लिए हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं। इलेक्शन खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री सरकारी जहाज में कहीं जा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। वो प्रचार तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो केदारनाथ जाके बैठ गए, विच वॉज एब्सोल्युटली टोटली एक तरह से अपने पद का दुरुपयोग था। अगर पोलिंग से, लास्ट फेज की पोलिंग से पहले एक मंदिर में बैठे हुए तपस्वी के रूप में दिखाई देंगे तो इसका क्या मतलब है, सबको मालूम है। तो ये थोड़ी सी जो हया है वो तो प्रधानमंत्री या किसी भी इस पद पर बैठे हुए व्यक्ति को दिखानी चाहिए। इसके आगे मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन जो बात आपका इशारा आपने किया कि इस तरह की स्थितियां हुई हैं जब इलेक्शन कमीशन ने रोक लगाई है, फटकार लगाई है, और उसने वो करने के बजाय क्या किया कि डाइल्यूट कर दिया कि डायरेक्ट प्रधानमंत्री को भेजने पे जो हेडलाइंस बनती या जो असर होता, उसके बजाय आप उसको भेज रहे हैं अध्यक्ष को, जो कि एक ही बहुत ही साइडी फिगर हो गए हैं, चाहे वो इस पार्टी के अध्यक्ष हैं उधर हों। दूसरी बात ये है कि मैं इस बात से थोड़ा सा विनम्रता से असहमत होता हूं अगर ये असेसमेंट किया जाता है कि प्रधानमंत्री इस बात को लेकर जिटरी हैं कि पहले फेज में पोलिंग कम हुई है। रमन सर, आप देखिए, नरेंद्र मोदी की ये स्टाइल रही है कि वो कभी भी अपने आप को डेस्परेट ही दिखाते हैं किसी चुनाव में। मैं इसको 2014 से लगातार रीड कर रहा हूं और इस तरह की मिस कैलकुलेशन हम लोग करते हैं कि अरे वो डरे हुए दिख रहे हैं। वो ऐसा नहीं है। 2019 में भी लोग ये कहते थे, 2022 में भी ये कहते थे लोग। अभी देखिए 105 सीटें ऐसी थी 2019 में जो बीजेपी 3 लाख के मार्जिन से जीती या उससे ज़्यादा के। 236 सीटें टोटल ऐसी हैं जो 2 लाख के मार्जिन से ज़्यादा जीती हैं। और मैं ग्राउंड से भी लौटा हूं तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि ऐसा ग्राउंड में कुछ नहीं लग रहा है कि मतलब ये कहना एक पत्रकार के लिए ठीक नहीं है। उनके लिए स्थितियां ऐसी डेस्परेट होने वाली है नहीं। वो जो बार बार ही इज़ अ काइंड ऑफ प्लेयर जो इस तरह की स्थिति को एक भी इंच ज़मीन छोड़ना नहीं चाहते। मिसाल के तौर पर अगर मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ को लेंगे तो 54 में से 50 सीटें बीजेपी ने पिछली बार जीती थी। 1 सीट छत्तीसगढ़ में, 1 मध्य प्रदेश में और 2 झारखंड में उन्होंने हारी थी। 54 में से 50 सीटें जिस जगह पार्टी ने जीती हैं वहाँ पूरा जोर पार्टी ने लगाया हुआ है कि दोबारा वो एक भी सीट और कम नहीं होने देना चाहती, नतीजे चाहे जो भी हों। तो उसमें ये समझ में आता है। और उसके बाद जो बाकी बातें कही है मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। बाकी देश का अनुभव भी जानेंगे रमन सर से पहले। हाँ, नहीं 2 चीज़ें मैं ऐड करना चाहता हूँ कि चाहे कुछ भी हम विश्लेषण करें, चाहे तुष्टीकरण की बात करें, चाहे वो डेस्परेट है या नहीं है, बट बॉटम लाइन यही है कि वो हेट स्पीच थी। यस, नंबर एक तो मैं ये पहली बार नहीं किया, इन्होंने कई बार कर चुके हैं। तो ये तो है। और प्राइम मिनिस्टर के मुंह से ऐसी बात आना नहीं। और दूसरी बात, अभी दोबारा जैसे कहा ना डिफेंस के लिए, और
और दूसरा ये है कि एक और चीज़ जो मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया, तो उस नोटिस का जो जवाब नड्डा आज सारे टेलीविज़न चैनल पे 9 बजे के करीब सारे टेलीविज़न चैनल पे नड्डा जी आ गए थे और वो उसका तुष्टीकरण कर रहे थे आगे कि वो तुष्टीकरण ये कर रहे थे कि उसने बोला था, क्या नाम, मनमोहन सिंह जी ने बोला था, ऐसे बोला था। तो पूरा का पूरा विश्लेषण किया कैसे किस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला था, और उसको पूरा का पूरा उन्होंने नोटिस का जवाब देने के बजाय जो जितने भी टीवी चैनल्स और बहुत ड्यूटीफुली सबने चलाया। मैंने सोचा कि शायद NDTV प्रैप्स नहीं, तो जब मैं हॉपिंग कर रहा था एक टीवी चैनल से दूसरे टीवी चैनल पे, तो सब जगह वही चल रहा था। ये एक और डेवलपमेंट आज हुई है। आप पहले सीमा जी से पूछ लीजिए, उन्होंने जाना तो फिर मैं सीमा जी, आपने सुना कुछ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर, आपका को इसमें से कुछ कमेंट के लायक लगता है कि नहीं है इसमें प्रधानमंत्री के बयान को लेकर कुछ और भी चीज़ें हैं जिसको आप जोड़ना चाहें? जी, मैं इस चीज़ पे अग्री कर रही हूँ कि वो बिल्कुल ये डेस्परेशन नहीं दिखता है, क्योंकि ये हर चुनाव में आई थिंक while others ऑपोजिशन कोशिश कर रही होती है कि कैच अप करे और किस तरीके से अपने आप को कंसोलिडेट करे, बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर का एक ही रवैया है कि किस तरीके से आगे बढ़े। अब उसमें दे डोंट लीव एनी लूज थ्रेड, जो हम कहते हैं, वो हर चीज को समेटने की कोशिश करते हैं, हर तरीके से, हर तरफ से। सो ये लो वोटिंग और हाई वोटिंग एक जमाना था जिससे हम लोग को एक इंडिकेशन होता था कि हाँ, हाई वोटिंग इस मतलब ये है और लो वोटिंग का ये है। बट आई हैव सीन इन द लास्ट सेवरल इलेक्शंस कि ये चीज अब चेंज होगी। ये इंडिकेटर नहीं है रियली कि किस तरफ वोटर जा रहा है जी। काफी इसमें कंफ्यूजन जो ग्राउंड में है वो जाहिर है। पर जैसे कहा गया कि एट द एंड ऑफ द डे जो वो कह रहे हैं और जो उन्होंने इस बार कहा है, तो वो इट अमाउंट्स टू हेट स्पीच। और अनफॉर्चुनेटली ये सब जो मुसलमान क्या कर रहे हैं और मुस्लिम्स ये कर रहे हैं और वहां जा रहे हैं, आई थिंक ये जो एक आर्ग्यूमेंट है, ये बहुत ही हम लोग के लिए, लोगों के लिए, जनता के लिए, जर्नलिस्ट के लिए, मुस्लिम्स के लिए, ये एक बहुत what should I say, it's a sad thing, you know, it's ये चीज इस तरह के आर्ग्यूमेंट से आप वो एडमिट कर रहे हैं कि मुसलमान एक रेयर एंटिटी है और उसका जो प्रेजेंस है और उसका जो फ्यूचर और पास्ट है वो हमेशा एक क्वेश्चन मार्क के नीचे आता है। Whereas मुस्लिम्स हो या क्रिश्चियंस हो या दलित्स हो या ब्राह्मण्स हो, हम लोग सब इंडियन सिटीजन्स हैं। और मुझे ये भी जरा से इसमें प्रॉब्लम है, जो मुसलमान इलीट, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द पुअर जो रिसीविंग एंड पे हैं बेचारे, उन लोग को तो मालूम ही नहीं क्या हो रहा है, पर जो इलीट और जो एजुकेटेड और जो नेशनलिस्ट मुस्लिम्स जिन्होंने गवर्नमेंट्स में पोजीशन होल्ड की है, वो जब खड़े होके बोलते हैं कि हम तो बहुत ही पेट्रियोटिक हैं, आपको समझना चाहिए कि मुसलमान ने क्या क्या किया सालों में और हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है। आपका कंट्रीब्यूशन और सबका कंट्रीब्यूशन एक ही है। हम लोग एक तरीके के लोग हैं, हम लोग इंडियन सिटीजन्स हैं जो 1947 से और या उससे लड़े हैं इंडिपेंडेंस के लिए और साथ आगे बढ़े हैं। तो ये कहना खाली मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, मुझे लगता है, मुझे इस पे भी जरा से इतराज है, बिकॉज वी आर देन प्लेइंग द गेम ऑफ आइसोलेशन। और ये आइसोलेशन जो होता है किसी कम्युनिटी का, इंडिविजुअल का, लोगों का, पार्टीज का, ये आइसोलेशन बहुत ज्यादा डेंजरस है और बहुत एंटी इंडियन पोजीशन है। बिल्कुल। मैं ये बात और भी कहना चाहता था कि दो चीज़ें हैं जो मिस हो रही हैं, दो घटनाएं कम से कम मुझे याद आती हैं। ये कि एक तो आप इस तरह की घटनाएं चुनाव आयोग देखता है, चुनाव आयोग को ये भी देखना चाहिए कि जो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन इलेक्शन कमीशन के अलावा है वो हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं। अब बार बार आर्म्ड फोर्सेज का इस्तेमाल करना भी MCC का वायलेशन है। और 2019 में जो पहली रैली प्रधानमंत्री ने चूरू में की थी, तो उन्होंने उस वक्त जो पुलवामा में मारे गए शहीद जवान थे
उनका फोटो लगा के कहा था कि मैं फर्स्ट टाइम वोटर से अपील करना चाहता हूँ कि क्या वो अपना पहला वोट इनके नाम पे दे सकते हैं, विच वॉज ग्रेव दिस थिंग। आप जो लोग है ना, वो कई तरीके से वो बहुत प्रॉब्लमेटिक था। अभी भी कहा है, मैं अखबार में पढ़ रहा था कि 1 गोली चलाते हैं, तो हमने कहा है कि 10 गोली चलाएं। तो ये जैसे सीमा जी ने कहा, या हम आपस में भी हम सब लोग बात करते हैं कि संविधान, ये जो संवैधानिक जो देश की जो एक मजबूती है उसके लिए एक प्रॉब्लम है। लेकिन दूसरी बात यह है कि फैक्ट चेक की बात है, जैसे बच्चे पैदा करने वाली बात है, ये तो सबको मालूम है, इतनी बार ये बात फैक्ट चेक हो चुकी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो बताते हैं कि दोनों की रफ्तार गिर रही है जन्म दर की। मुस्लिम्स में भी उसमें थोड़ा कम रफ्तार से गिर रही, पर गिर रही है, मतलब बच्चे पैदा करने की रफ्तार कम हो रही है। तो अब प्रधानमंत्री जो वो रिपोर्ट जो आई है उसके तो सरकार से आई है ना, तो उसके मुखिया तो प्रधानमंत्री हैं, तो आपका एक महकमा एक रिपोर्ट जारी कर रहा है और आप उसको पता है आपको, तो ये भी एक थोड़ा लगता है कि से कुछ आप जोड़ना चाह रहे हैं? नहीं, बस वही जो दकियानुसी ख्याल है सालों से चले आ रहे हैं उनको, और जो लोगों के माइंडसेट में है उसी को बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब कि अगर ये बोल दिया बच्चे वाली बात, ये किसी ज़माने में हमारे पुराने लोगों से सुना था कि मुस्लिम कितना स्ट्रांग है कि पीढ़ी दर पीढ़ी इसको लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। मतलब प्रधानमंत्री के पद से अगर इस तरह का, यही मेरा अगला सवाल चूंकि था इस पूरे विषय पर कि एक जो कॉन्स्पिरेसी थियरी और मिस इन्फॉर्मेशन है, इसका जो इस्तेमाल लगातार धड़ल्ले से हो रहा है। जैसे 2 चीज़ें हमारे सामने आई इसी उसमें, एक तो ये कि मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं और वो एक दिन ऐसा होगा कि व्हाट्सएप में तमाम चल रहा है कि हमको अल्पसंख्यक बना देंगे कब जाके। एक तो ये कि उसको भी प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं इंडोर्स करते हुए दिखते हैं, और दूसरा जो इनहेरिटेंस टैक्स वाली है, वेल्थ के ऊपर टैक्स वाली बात है कि कांग्रेस पार्टी आपका दे देगी। अब ये बात सब लगातार कई जगहों से चेक हो चुकी है कि भाई ऐसा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं नहीं है। एक नेता ने कांग्रेस के, वो जो कि हिंदुस्तान में रहते भी नहीं है, ओवरसीज़ में कांग्रेस पार्टी के ओवरसीज़ यूनिट्स के कुछ हैं, वो सैम पित्रोदा, उन्होंने कहा कि इस पर विचार होना चाहिए कि इनहेरिटेंस टैक्स। और ख़ासकर इंडिया जैसी सोसाइटी में जब पूरी जिस भी दुनिया में जब कैपिटलिज्म का एक असर है और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ बहुत ज़्यादा है, ऊंच नीच, तो वहाँ पर इस तरह के विचार लेते हैं। किसी भी स्वस्थ सोसाइटी में विचार का आना बुरी बात नहीं है, वो अच्छा है बुरा है उस पर विचार हो बाद में, लेकिन एक इनिशिएट लेने को ही अपराध घोषित कर देना है, किसी विचार को शुरुआत में ही कर देना, ये हो रहा है। ये 2 चीज़ें हैं, और ये भी प्रधानमंत्री ही कर रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी थियरीज को और मिस इन्फॉर्मेशन को भी बढ़ावा देते हुए दिखते हैं इलेक्शन में। कहेंगे सीमा जी बिल्कुल। और ये जो टॉप पोजीशंस पे हैं, और खासकर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो कम से कम गलत चीजें नहीं कहना चाहिए। ही शुड बी स्पीकिंग नॉन फैक्ट्स, लाइज, हाफ ट्रूथ्स। ये एक बहुत ही खराब प्रेसिडेंट है। Right. और ये कॉन्स्टेंटली ये करें कि इसके मैनिफेस्टो में आप कह सकते हैं कि इनहेरिटेंस टैक्स, सैम पिट्रोडा ने कहा हम लोग नहीं इसके साथ हैं, या जिसने कहा, पर ये कहना कि पूरी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, दैट अमाउंट्स टू अ लाई। तो ये नहीं, और बहुत कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि कांग्रेस आपका पैसा इनसे लेके और उनको बांट देगी। इट्स लाइक टोटल लाई, मतलब जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, हालांकि लाइटर टोन में कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सैम पित्रोदा ने जो कहा है उससे कांग्रेस को भी फायदा हो, क्योंकि इट इज लेस इमोशनल इशू। अभी तक जो जिस पिच पे उन्होंने ड्रैग किया था पीएम ने, वो मुस्लिम वाली पिच, वो ज़्यादा इमोशनल थी। और इनहेरिटेंस टैक्स से जब 80% लोग लाभार्थी हैं तो इनहेरिटेंस की चिंता ज़्यादा लोग नहीं करते। अरे उससे सबसे ज़्यादा रेटलनेस कांग्रेस के ओल्ड गार्ड्स में ही आ जाएगी। मुझे कांग्रेस का डेस्परेशन लगता है, मतलब ऑपोजिशन पार्टीज का क्या डेस्परेशन है। अगर ये भी दूध के धुले तो नहीं है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये हमेशा कॉर्पोरेट्स के साथ रहे हैं। अभी ये जो सोशल जस्टिस का ये जो नारा लगा के, क्योंकि अभी एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि बीजेपी के बाहर जितने पॉलिटिशियंस हैं उनका इंटरेस्ट हर्ट हो रहा है, पावर में नहीं है 10 साल से, और बाकी जो भी पॉलिसी इसने ईडी ये सब जो पीछे पड़े हैं, तो इनका सबका इंटरेस्ट हर्ट हो रहा है। तो उनकी पोजीशन में, मतलब कि मैं ये जो इस टाइप के जो नारे लगाना कि हम कास्ट का सेंसस करेंगे, चलिए देखेंगे, वो अलग बात है, लेकिन ये बहुत डेस्परेशन में मेरे को लगता है कि ये आया है। क्योंकि
कांग्रेस भी और फॉर दैट मैटर सारे दूसरी ओपोजिशन भी कॉर्पोरेट्स के साथ तो हमेशा होब नोब रहा है उनका। अभी हम जो तो अगर वो ऐसे जिस टाइप की बातें कर रहे हैं अभी, जो मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट टाइप की, उसको इम्प्लीमेंट पावर में आने के बाद करेंगे नहीं करेंगे, वो मुझे समझ में नहीं आता। सीमा से बात, असल में सीमा अपनी बात पूरी कर लें, वो बीच में रुक गई। और साथ में हम इस पर भी एक बातचीत जरूर करेंगे कि ये कांग्रेस आज की तारीख में कम्युनिस्ट पार्टी से ज्यादा लेफ्ट साउंड कर रही है कई पॉलिसीज के मसलों पर, उस पर भी हम थोड़ा सा एक बात करेंगे। लेकिन पहले सीमा से बात पूरी। कम्युनिस्ट पार्टी तो साउंड ही नहीं कर रही है, उसकी बेचारी काफी क्वाइट हो गई। पर कांग्रेस नहीं, जो इन्होंने कहा कि कांग्रेस डेस्परेट हो गई है, आई थिंक डेस्परेशन वर्ड ही नहीं है, क्योंकि डेस्परेट तब होते हैं जब कोई चीज को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। ये प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है इनके पास नॉर्थ में। एंड अगर आपके पास क्राउड भी है, अभी हम लोग की तो एज जर्नलिस्ट हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी की मीटिंग में बहुत बड़ा क्राउड है, पर ये नहीं कह सकते कि वो वोट पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ऑन द ग्राउंड वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिससे आप मॉप अप कर सकें वोट। और आई थिंक ये जो आपने कहा कि इन्होंने कॉर्पोरेट्स के साथ है कांग्रेस, तो कांग्रेस खाली कॉर्पोरेट्स के साथ नहीं थी। कई सारी जो ये लॉज हैं, दे वर ब्रॉट इन बाय द कांग्रेस, जो जिनका दुरुपयोग ज्यादा ही हो रहा है। मोदी जी ज्यादा उसका इस्तेमाल आसानी से कर रहे हैं जी। सो आई थिंक ये सही है कि जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने सब ने अपना अपना दे करके गए हैं, और वो एक्सप्लॉइट होता जा रहा है। और जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इनसिक्योरिटी, एक पॉलिटिकल क्रोनी कैपिटलिज्म, माफिया सब साथ आ रहे हैं, तो ये एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द पीपल बढ़ता जा रहा है। व्हाट वी आर रियली सीइंग इज एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द पीपल, not in every which way, natural resources, land, उनका वोट, उनका रहना, उनकी लाइवलीहुड, उनकी जिंदगी, हर चीज पे एक एक्सप्लॉइटेशन है, और इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी को वीकन करते जा रहे हैं। Every institution has been weakened, so we are not in a good position right now as a country. That is true. You know, and that I think सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कांग्रेस आएगी या बचाएगी, और वो आएंगे वो बचाएंगे, वो सब देखने की बात है। पर जो करंट सिचुएशन है उसमें वी आर नॉट इन अ गुड पोजीशन, वे पीपल जब डरते हैं, भय है, दे फीलिंग थ्रेटन्ड, आवर डेमोक्रेटिक राइट्स आर अंडर थ्रेट, दैट्स नॉट अ गुड पोजीशन। देन यू हैव टू थिंक अबाउट व्हाट इज अ गुड पोजीशन एंड वोट अकॉर्डिंगली। ठीक बात। सीमा हमारे साथ इसी 11:35 तक ही इतना ही समय था हमारे साथ रहने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए सीमा। अगर आप हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे लिसनर्स हैं, उनको कुछ रिकमेंड करना चाहें पढ़ने के लिए, लिखने के लिए कुछ, तो वो क्या करेंगे सीमा? पढ़ने के लिए नहीं, पर मूवी मैंने अभी देखी है 2 दिन पहले। अनफॉर्चुनेटली मैंने आई मिस्ड इट इन द हॉल्स, एनाटॉमी ऑफ अ फॉल। आई थिंक इट्स एन एक्सीलेंट फिल्म। Anatomy of a अंग्रेजी की, पर जरूर देखें। What's the name of the film? Can you say it again? Anatomy of a Fall. Okay. of a fall. Okay. Of a Fall. जी। FALL. जी। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए सीमा, आपका थैंक यू। आनंद, आप कुछ इसमें जोड़ना चाह रहे थे? हाँ, मैं कह रहा था कि जो चुनाव में जो भाषण होता है, वो सेमिनार रूम का भाषण नहीं होता है। अगर आप कुछ किसी को सामग्री दीजिएगा स्पिन करने के लिए, वो मिस इन्फॉर्मेशन से हो, रेटोरिक से हो, तो वो करेगा। और सामने वाला स्पिन मास्टर हो तो करेगा ही करेगा। और वो सभी पार्टियां करती हैं। कुछ ऐसा मटेरियल दे दीजिएगा तो अब आने से आपका ये सब खत्म हो जाएगा। कांग्रेस भी करती है, भाजपा भी करती है। भाजपा हो सके आपके अनुसार ज़्यादा करती हो, लेकिन करती है। मेरे अनुसार, आपके अनुसार बताइए। तो आप तो सामग्री अगर आप दीजिएगा कुछ भी, तो चुनाव का मंच जो है सेमिनार रूम और यूनिवर्सिटी लेक्चर का मंच नहीं है। वो रैलियों में तो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं लोग। तो स्पिन है, जैसे एपोक्रिफिकल स्पिन एक है कांग्रेस का कि अब सब कुछ नष्ट हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। अब सब कुछ खत्म हो गया है, बस अंधकार के युग में हम हैं, हम अब बस मरने ही वाले हैं, तो मृत प्राय हैं। तो ये भी एक है। तो ये स्पिन, चुनावी रैलियाँ स्पिन का है, तो मिस इन्फॉर्मेशन ये सब है उसमें।
लेकिन मटेरियल जो है मटेरियल इसीलिए सेंसिटिवली वर्डेड होना चाहिए। अगर हम अपना ही वर्ल्ड देखें, जो जर्नलिज्म का वर्ल्ड है, 35 साल से काम कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन कभी नहीं देखी। नहीं, ये ऐसी सिचुएशन जो इसलिए पिछले 5 साल में जो सिचुएशन देखी है, मतलब कि अगर कुछ करो तो रेड पड़ जाएगी, अरेस्ट हो जाओगे, ऐसे सिचुएशन कभी नहीं देखी। आपने कोई डेफेमेशन केस, अब तो डेफेमेशन केस भी नहीं पड़ता। मतलब दूसरे तरफ इसको ले गए। मैं कह रहा था कि चुनावी भाषणों में मिस इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन का जो इस्तेमाल है वो बहुत तरीकों से बहुत पार्टियां करती हैं। मैं एक दूसरी चीज़ कह रहा हूँ। दूसरी बात है कि मेरे ख्याल से कांग्रेस का जो ये तथाकथित सोशलिस्ट टर्न है, ये दूसरा मेरे ख्याल से ये पोस्ट मंडल में उनका एक सामाजिक कोएलिशन बनाने का एक नया प्रयास है। क्योंकि एक जो पॉल ब्रेस ने कहा था कि 70 के पहले जो है कांग्रेस का जो सामाजिक संरचना थी उसके सपोर्ट बेस की, वो कोएलिशन ऑफ एक्सट्रीम्स थी। एक तरफ अपर कास्ट, दलित्स और मुस्लिम्स, लेकिन उसमें एक बड़ा तबका जो था वो गायब था, ओबीसीज का, और उसकी राजनीतिक शक्ति को कांग्रेस ने कम नजरअंदाज किया और उसको लोहियावादी पार्टियां, समाजवादी पार्टियां वगैरह से फिर वो क्षेत्रीय पार्टियों में बहुत बल मिला, जो कि कांग्रेस की कीमत पर बढ़ी। और कांग्रेस के कीमत पे बढ़कर उन्होंने खासकर हिंदी पट्टी में उन्हें साफ कर दिया। और अब उसमें उसके जो है रिवाइवल के लिए, कांग्रेस के रिवाइवल के लिए वो अखिल भारतीय स्तर पर वो ओबीसी को अपने फोल्ड में लाना बहुत आवश्यक है। और मेरे ख्याल से ये एक दूरगामी उनकी नीति है, कास्ट सेंसस पुश करना, सोशल जस्टिस ब्लैंक बुक्स पुश करना। उससे वो ओबीसी चंक अगर उनके पास आता है, वो मेरे ख्याल से एक ऐतिहासिक भूल जो है या एक ओवरसाइट सुधारने की कोशिश है। और ये मुझे लग रहा है कि क्योंकि 1955 के अवधि कांग्रेस ने तो ऐलान कर दिया था कि सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ लाइफ हमारा गोल है। इंदिरा गांधी ने 42वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से सोशलिस्ट वर्ड प्रीएम्बल में डाल दिया। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई सीक्रेट है कि इनका सोशलिस्ट माइंडसेट है। लेकिन 90 के बाद जो आर्थिक उदारीकरण है, आर्थिक सुधार है, उसके बाद एक नया कॉन्सेंसस देश में इवन मतलब लिबरल इकोनॉमी के लिए बन गया, सब बन गया। लेकिन अब है कि क्रिएशन ऑफ वेल्थ से गरीबी दूर करो, ना कि रिडिस्ट्रीब्यूशन से। ये लिबरल इम्फेसिस है कि नया जो प्रोडक्टिव कैपेसिटीज़ है उसको टैप करो, लोगों में बांटो, नया वेल्थ क्रिएट करो, जो वेल्थ को रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं करो, जो सोशलिस्ट मेन प्लैंक है। तो अब वो कांग्रेस उसको पूरी तरह नकारती नहीं है, क्योंकि वो कांग्रेस की ही उपज है। आर्थिक उदारीकरण भी कोई कांग्रेस ने ही पुश किया था, लेकिन नकारती नहीं है। कॉन्सेंसस में ये ही है। लेकिन उनका है कि जो उसको ह्यूमन टच देना है, जो सोशलिस्ट टच देना है, उसमें एक मेरे ख्याल से एक पुल बनाने की कोशिश है जो ओबीसी से। ये इस बात में से मैं एग्री करता हूँ कि इस पूरे फेज़ में पिछले 40-45 सालों में कांग्रेस पार्टी इस दौर से गुजर रही है जहाँ पर उसके पास समर्पित जो वोट बैंक था एक भी नहीं बचा। सवर्ण ने अपने दल के रूप में बीजेपी को चुन लिया, ज़्यादातर ओबीसीज भी का भी बड़ा हिस्सा उन्हीं के साथ है, दलितों ने अपनी पार्टियां चुन ली। तो ये जो हिस्सा हुआ, मुस्लिम पार्टियों में भी इस तरह के, मुस्लिमों ने भी इस तरह से अपने अलायंस बनाए। तो कांग्रेस आज की तारीख में जिस डेस्परेशन की बात आप कर रहे हैं वो बहुत साफ है जो सोशल जस्टिस के प्लैंक पे, क्योंकि उनके पास कोई कोर वोट बैंक नहीं बचा जैसे बाकी दलों के पास है, जो बाकी दल जिस तरह से दावा कर सकते हैं। सोशल कोलिशन ही एक तरीका है जिसमें कि उनके लिए थोड़ी उम्मीद बचती है, वो एक चीज़ है। मैं इस बात को कह रहा हूँ कि कांग्रेस की डेस्परेशन या कांग्रेस के पैराडॉक्स, इस पर बहुत सारी बात हो चुकी है। मैं एक शब्द पे बात करना चाहता हूँ क्योंकि उसको मैंने भी बहुत करीब से अध्ययन किया है। दूसरा, मार्क्सिज्म, लिबरल इकोनॉमी, कंजर्वेटिव इकोनॉमी, ये सारी बातें होती हैं। लेकिन एज ए पर्सन हुआ है जो कि मैं गांव से आके दिल्ली में आके मैं फ्लोरिश किया, तो इसमें एक चीज़ है ना कि किसी एक्सट्रीम पे कोई सोल्यूशन नहीं है, राइट। सोशलिस्ट इकोनॉमी की जो बात हम करते हैं या जो हार्डकोर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की जो बात हम करते हैं, इंडिया का फ्यूचर जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी में है, जिसको बहुत समय तक उसकी ध्वजवाहक कांग्रेस रही है, राइट। अब आज हम अस्पतालों की बात करते हैं, कोरोना की बात करते हैं। कौन सा सरकारी अस्पताल नहीं था जो कोरोना में लोगों के लिए खड़ा नहीं था, और कौन सा प्राइवेट
कैपिटलिस्ट जो 5 स्टार हॉस्पिटल था जो शोषण नहीं कर रहा था, राइट। एजुकेशन के मामले में आप सबसे बढ़िया इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट आपका कौन सा है? IIT सरकारी। सबसे बढ़िया मेडिकल इंस्टीट्यूट कौन है? एम्स सरकारी। सबसे बढ़िया मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कौन है? IIM सरकारी। तो सरकारी इंस्टीट्यूट्स पे खड़े होके ये सारे लोग जितने बने हैं, उनका अमेरिका में आप जाके देखिए इतने लोगों का संगठन है कि वो इंडियन टैक्स पेयर की मनी पे सब्सिडाइज होकर इकोनॉमी, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के वो ध्वजवाहक वहाँ पर बने हुए हैं। लीमन ब्रदर्स जब हुआ 2008 में, सबसे बड़ा जो मार्केट क्रैश हुआ था, उसके बाद जो जिस तरह से उसको बैंकों को बेल आउट किया गया, वो क्या कम्युनिस्ट तरीका था या कैपिटलिस्ट तरीका था? जनता के पैसे से बैंकों को बेल आउट किया गया। तो टू से इट इज़ वेरी फैशनेबल टू से कि मार्क्सिस्ट है, उसको डेनिग्रेट करना, बट द इकोनॉमी में हमारी रूट्स जो है, और अभी भी प्रधानमंत्री भले ही उद्योगपतियों के साथ घूमे, और इवन मैं अभी जो अगली स्टोरी फाइल कर रहा हूँ न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए, कि अडानी को चाहे राहुल गांधी की सरकार हो छत्तीसगढ़ में, चाहे मोदी की सरकार हो केंद्र में, दोनों सपोर्ट करते हो, लेकिन जब चुनाव जीतना है तब आप लाभार्थी की बात करेंगे, गरीबी की बात करेंगे। गरीबी को हर किसी ने बनाया है, सोशलिज्म का फायदा हर कोई उठाया है। तो आई थिंक इट इज लिटिल हिपोक्रिटिकल टू से, एक मिनट लेट मी कंप्लीट, ये थोड़ा सा पाखंड है ये कहना कि मैं पत्रकारों को जानता हूं, मैं एक BIB एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हूं, जो इस बात से दुखी हैं कि भैया ट्रेन में घूमने का हमारा जो है फ्री में पास खत्म हो गया है, और वही पत्रकार बाहर आके कैपिटलिस्ट के ध्वजवाहक बन जाते हैं। तो मतलब हम लोगों का थोड़ा सा, मैं सारे मिडिल क्लास सब लोगों की बात कर रहा हूँ, किसी एक व्यक्ति नहीं, वो ये थोड़ा एक पाखंड भी है। नहीं देखिए, लिबरल इकॉनमी या वगैरह, कैपिटलिस्ट इकॉनमी या सोशलिस्ट, ये सब रिलेटिव टर्म्स है। भारत में एक पॉलिसी कॉन्सेंसस लिबरल इकॉनमी, लिबरलाइजेशन को लेके है, तो एक पॉलिसी कॉन्सेंसस जो है सोशलिस्ट मेजर्स को भी लेके है। भाजपा जो है एक नए रूप से सोशलिज्म पे बहुत तरह से निर्भर है। तो मिक्स्ड इकॉनमी कभी भी किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार ने त्यागा नहीं है। मिक्स्ड इकॉनमी अभी भी है, और जितने जो लिबरल पॉलिसी के जो अधिवक्ता, जो अखबार हैं या अर्थशास्त्री हैं, वो तो कहते हैं कि भारत अभी भी स्टैटिस्ट स्टेट है, मतलब कि सेंट्रल प्लान्ड अभी भी है, इकॉनमी जो है अभी भी सरकारें चला रही हैं, लाल फीताशाही बहुत है। जो पुराना ग्रज होता था जो कैपिटलिस्ट का सोशलिस्ट युग में, वो अभी भी है। भारत में रिफॉर्म्स की गति बहुत धीमी है, रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं, सिर्फ ऊपरी रिफॉर्म्स हुए हैं। तो इसका सभी का इशारा यही है कि मिक्स्ड ही है, अभी मिक्स्ड पॉलिसी कॉन्सेंसस अभी भी मिक्स्ड पे ही है, लेकिन कुछ जो है सिर्फ लाइसेंस परमिट राज वगैरह ये सब में कमी आई है, ये सब में। ठीक बात है। रमेश सर, आपको जोड़ना चाह रहे हैं? मैं इसमें एक चीज़ बस मुझे थोड़ा सा समझना था कि आप जब ये कह रहे थे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है वो क्रिएशन ऑफ वेल्थ पे होना चाहिए, ना कि डिस्ट्रीब्यूशन पर होना चाहिए। लेकिन हम चाहे ये मिक्स्ड है या कैपिटलिस्ट, जो भी जिस रास्ते पर 90 के बाद से देश बढ़ रहा है, उसमें एक चीज़ साफ आई है, दिखी है कि इससे अनइवननेस बढ़ा है। कुछ लोगों के पास अवसर ज़्यादा हैं, कुछ लोग हमेशा ऐसे रहेंगे कि जो उतने चालाक, चपल, चतुर वो नहीं होंगे और पीछे छूट जाएंगे। आप लाख कोशिश कर लीजिए कि वो आप भाई वेल्थ क्रिएटर बन जाए, नहीं बन सकता हर आदमी। तो इससे एक बहुत बड़ा ऊंच नीच पैदा हुआ है। हम देख रहे हैं कि नंबर्स में बात करें तो 2% लोगों के पास 80% लोगों के बराबर वेल्थ है। ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। तब इसको एक समग्रता, होलिस्टिक उसमें देखने के बाद हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि नहीं, एक उसकी लिमिट हो सकती है, उसका एक तरीका हो सकता है, उसका एक सेफगार्ड हो सकता है, उसका एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख करोड़ रुपए के उसके अंबार पे बैठा है और दूसरा एक आदमी उसी देश में, उसी के बगल में, नीचे सड़क के ऊपर फुटपाथ पर सो रहा है और सुबह से शाम। तो ये सारे कुछ चीज़ें हैं जिस पर पार्लियामेंट को ही, नेताओं को, इन्हीं को चर्चा करना पड़ेगा विचार कि क्या रास्ता निकल सकता है, वो मैं समझना। हाँ, तो इस पे एक तो है कि वेल्थ क्रिएटर एक प्राइवेट सेक्टर और दूसरा स्टेट फैसिलिटेटर बने, उसका दो है, दो तरीके से हो सकता है। दूसरी बात है कि जो लिबरल इकोनॉमिस्ट हैं वो वर्ल्ड बैंक, IMF का हो डेटा या फिर नीति आयोग का हो, दोनों इस बात से सहमत हैं कि पिछले 30 सालों में भारत सबसे ज़्यादा जो है
पहले के मुकाबले में गरीबी से लोगों को बाहर निकालने में कामयाब हुआ है। तो जो जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी से, तो रिलेटिव पॉवर्टी अभी भी है लेकिन एब्सोल्यूट पॉवर्टी से निकालने में कामयाब हुआ है। तो ये सिर्फ राष्ट्रीय संस्थाएं नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का भी डेटा दिखाता है। तो जो ट्रिकल डाउन इकोनॉमी की है या फिर वो विफलताएं हैं, इनइक्वालिटीज़ हैं, बहुत सारे कैपिटलिस्ट देशों में इनइक्वालिटीज़ हैं। थॉमस पिकेटी ने इस पे काफ़ी लिखा है और वो है ऑक्सफैम के कई रिपोर्ट्स आते हैं। तो इनइक्वालिटीज़ हैं, तो इनइक्वालिटीज़ को ही दूर करने के लिए मेरे ख्याल से अभी भी मिक्स्ड इकोनॉमी है और स्टेट का हैंड जो है अभी भी जो है वो बहुत ही महत्व रखता है। बिल्कुल, और ख़ासकर जो हमारे सामने जो 2-4 बीच बीच में गाए बगाए उदाहरण आ जाते हैं, जैसे इस समय एक चीज़ ने मेरा ध्यान खींचा कि MDH मसालों के ऊपर सिंगापुर और इसने बैन लगा दिया कि इसमें टॉक्सिक एलिमेंट है। एक नहीं, यहाँ पर नेस्ले कुछ बेच रहा है हिंदुस्तान में, कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप इसको चेकिए, सेरेलैक में आप वो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उसको मीठा करने के लिए, जो कि नुकसानदेह है। FSSAI जैसी संस्था के होते हुए भी ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट के जरिए आ रही है। तो ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म हमारे उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए भी हमें एक बहुत मजबूत, रोबस्ट और इस तरह की जो स्टेट कंट्रोल्ड सिस्टम की जरूरत है। नहीं तो बेलगाम चीज़ें दिख रही हैं। नहीं, वो स्टेट कंट्रोल की बात नहीं है, उसमें मैं बताता हूँ कि ये सब्जेक्ट मैंने कवर किया। ये फूड सिक्योरिटी का जो मामला है ना, पैकेजिंग लॉज से जुड़ा हुआ है। हिंदुस्तान में पैकेजिंग लॉज बहुत वीक हैं। मतलब कि आपको जो बताया जा रहा है, आपको एग्जैक्टली बताना होगा कि मैं क्या बेच रहा हूँ, और बाहर इस बात में बहुत ज़्यादा, बल्कि अभी मैं हीट वेव पर बात करते समय एक डॉक्टर से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि नीदरलैंड में एक डेंटिस्ट ने इसलिए काम करना बंद कर दिया क्योंकि उसके जो एफ्लुएंट जाता है, जो दांत साफ करता है, उस एफ्लुएंट में जो केमिकल होते हैं उसके लिए उसको फिल्टर प्लांट लगाना ज़रूरी है। इतने स्टैंडर्ड उनके हैं। इसीलिए कई लोग जब पूछते हैं मुझसे, जब क्लाइमेट चेंज के बारे में स्टूडेंट पूछते हैं कि अगर किसी देश के इमिशन बहुत ज़्यादा हैं तो उनके पोल्यूशन लेवल इतने कम क्यों हैं वेस्टर्न, क्योंकि उनके इमिशन स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। वो बाहर जो है, स्ट्रेटोस्फीयर के बाहर जो है, वहाँ तो इमिशन भेज रहे हैं, पर अपना जिसमें वो रहते हैं, जिस वातावरण में वो रहते हैं, वो साफ रखते हैं। पहली चीज़ ये है। तो ये एक अलग विषय है, इस पर कभी लंबी बात की जा सकती है, लेकिन मैं एक लाइन कह के अपनी बात खत्म करो 20 सेकंड में। जो मैंने पूरी बात ये कही थी अभी कैपिटलिस्ट, वो सिर्फ इसी अंदाज में कही थी कि कुछ पत्रकार खासतौर से, और मैं कोट उनको सेलिब्रिटी पत्रकार, दे टेक ए लॉट ऑफ लिबर्टी टू स्पीक एनीथिंग। ये बात मैं कहना चाहता हूँ, और ये बड़ा एंग्विश वाला, क्योंकि आप इतनी मेहनत से कुछ भी कह के वो निकल जाते हैं। तो ये टर्म जैसे अभी इन्होंने बहुत आराम से और बढ़िया तरीके से समझाया आनंदवर्धन ने, वो इस तरह से बात नहीं करते। वो एक लाइन लेते हैं, मार्क्सिस्ट जैसे एक बहुत डेनिग्रेटिव वर्ड। अरे यू हैव फ्लोरिश्ड अंडर दिस काइंड ऑफ नेहरूवियन पॉलिसीज। कई लोग कॉलम बाय कॉलम लिखते हैं। सो बस इतनी बात मुझे कहनी। और इसमें भी नेस्ले में एक बात क्लियर रखिए, जो उन्होंने कोई लॉ ब्रेक नहीं किया है। जो शुगर का लेवल बॉर्नवीटा में या सेरेलैक में है वो प्रिस्क्राइब्ड है। हाँ, अंडर लॉज, हमारे लॉज बड़े वो नाउ दे अब वो जग रहे हैं, अब उठ रहे हैं कि ये समझिए कि ये लोग गलत था। अब उसको लॉ में जब तक वो सुधार नहीं करेंगे कुछ नहीं कर सकते नेस्ले और जब PM 10 का जो लेवल या PM 2.5 का जो लेवल इंडिया में है, वो लेवल से आप क्या कोरिया में कर सकते हो? मतलब हमारे लेवल ही बहुत डेंजरस है, बहुत ही खराब है। अब इसी लेवल के बात पे हम थोड़ा सा अपने मुद्दे पर वापस आते हैं। काफ़ी हम लोगों ने डाइवर्स विषयों पर बातचीत कर ली इस चर्चा में। कुछ लेटर्स भी हैं हमारे पास सब्सक्राइबर्स के। मैं उन लेटर्स को भी पढ़ लेता हूं और फिर हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ेंगे। वो भी बहुत महत्वपूर्ण 2 विषय हैं। एक ऑस्ट्रेलिया की जर्नलिस्ट थी, उनको वीज़ा रिन्यू नहीं हुआ उनका टाइम से हुआ, लेकिन तब तक उन्होंने अपने वापसी का बंदोबस्त कर लिया था और उसमें कई सारे विवाद हुए। तो उस पर भी थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा सूरत में, जो कि गुजरात का एक बड़ा औद्योगिक शहर है, वहाँ पर लोकसभा चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनको विजेता घोषित कर दिया गया, क्योंकि अपोजिशन में जितने भी उम्मीदवार थे सब के सब ने अपने पर्चे विड्रॉ कर लिए और जो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार था उसका पर्चा खारिज हो गया। तो ये भी एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी में जो लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है उसका एक हिस्सा है। मैं जल्दी से कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स के लेटर्स जो हैं उनको पढ़ देता हूँ। इस बार काफ़ी सारे लेटर्स भी हैं हमारे पास। तो शुभांकु कोचर हैं,
Thank you very much for the wonderful discussion that you do in Hindi every week. I wait for each episode and curiously thank you, Shubhanku. My suggestion is that why don't you start more podcasts which are theme based? For example, you can one exclusive podcast in British Empire and its contemporary implications in Indian context, obviously in Hindi. Likewise, you can do another podcast in climate change because you have an expert within your media house. I'm sure you can pull a fund and resource for the same. This way will become more relevant and accessible to youth. Like BBC and CBC, I suggest you do dramatized series as well in form of podcast on either historical characters or social issues. If people can take subscription or OTT, they'll take subscription of Newslaundry as well. But तो शुभांकु इस पे पिछले हफ्ते भी हमें एक लेटर आया था और उन्होंने भी कहा था कि हम हिंदी में क्लाइमेट जैसे विषय पर एक पॉडकास्ट बनाए बहुत डिटेल और विस्तृत। तो हमारे यहाँ एक फॉर्मेट है उसके लिए, LTA के नाम से लेट्स टॉक अबाउट एक पॉडकास्ट है और ये आपका आइडिया इस लिहाज से हमारे लिए अच्छा है कि इस पर लगातार कई लोगों के ओपिनियन आ रहे हैं। तो हमने ये सोचा है, मतलब विचार के तौर पर इन प्रिंसिपल हम इस पर वो आगे बढ़े हैं कि लेट्स टॉक अबाउट एनवायरनमेंट और लेट्स टॉक अबाउट क्लाइमेट। इस पर हम एक बहुत विस्तार से पॉडकास्ट करने वाले हैं और उस पर हृदय हमारे साथ हैं, तो वो उनका इनपुट तो रहेगा। हृदय, आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? हाँ, बस यही है। मैं जो सुनना चाहते हैं उनसे कहता हूँ कि इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज ये दोनों एक साथ चलने वाली चीज़ें हैं, पर उनको ये भी समझना चाहिए कि इनमें एक बहुत बारीक लाइन भी है। अगर आप हर चीज़ को क्लाइमेट चेंज का नतीजा कहना शुरू करते हैं तो उसके बाद फिर वो चीज़ डाइल्यूट भी होने लगती है। तो इसका अध्ययन जब करेंगे या कभी हम ऐसा मौका आएगा बताएंगे। मैं पहले भी बीच बीच में कहता रहा हूँ संक्षेप में, तो वो समझना जरूरी है। तो अमर का अगला लेटर है। अमर ने मुझे स्पेशली उन्होंने कहा कि थोड़ा तुम औकात में रहा करो नहीं, थोड़ा चुप रहा करो। उन्होंने कहा दिस इज रिगार्डिंग चर्चा 315। आई थॉट विकास मेड वेरी इंपॉर्टेंट intervention, but he was cut short each time. His first intervention was how BJP is choosing only those turncoats who have their own vote bank in northern India, but he was cut short by Atul. I guess it will be more fruitful if Atul curb himself. और इसके बाद otherwise great work, lots of appreciation शार्दुल, अतुल, ये वो काफ़ी से। तो इसमें मैंने उसको सुना, मुझे लग रहा था कि अपना जो पॉइंट था विकास का वो पूरा करने के बाद विकास फंबल्ड। तो मुझे लग रहा था कि ही वाज आइदर नॉट एबल टू गेट अप्रोप्रिएट वर्ड या कंप्लीट कर चुका है। तो वहाँ पर मैंने वो सुना, बट हाँ फिर भी 4-5 सेकंड का पॉज देना चाहिए बीच में, लेकिन पॉडकास्ट में वो 5 सेकंड का पॉज बहुत भारी पड़ता है लोगों को। एनीवे, तो आई एग्री, आगे से इसको ध्यान रखा जाएगा। अंशुल, आप हम लोगों को ही बहुत रोकते हैं, हम ऐसे जो श्रोता है उनके जरिए आपके लिए भी और लिखवाएंगे। बस ठीक है, आपको काबू में न किया जाए तो पूरा पॉडकास्ट में आप ही बोलते हैं। आप खुद ही नाम बदल के बदल हाँ, टेक्नोलॉजी का मामला तो अब इतना है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो एक ईमेल आईडी तो बनानी है बस। नहीं, ऐसे बहुत चाहने वाले हैं जो लिख देंगे हमारी ओर से। अंशुल रावत का लेटर है। नमस्ते एनएल चर्चा के सभी सदस्यों को। पिछली चर्चा में जो शार्दुल ने कहा मैं उससे सहमति रखता हूं कि पर्यावरण के संरक्षण के प्रति बातें करने और उसको पॉलिसी लेवल पर लागू करने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, परंतु मेरा सिर्फ यही कहना है कि जिस बहुमत के साथ केंद्र में सरकार है और कई राज्यों में भी भाजपा की सरकार है, इससे उन्हें इस विषय पर कोई पॉलिसी लाने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। पर मालूम है जब तक ये चुनावी मुद्दा नहीं बनता इस विषय में कोई उंगली भी नहीं उठाता। ये कह रहे हैं शार्दुल तक ये लेटर तो हम पहुँचाएंगे, शार्दुल का भी ओपिनियंस पे लेंगे, पर अगर आप कहना चाहें कि पॉलिसी और बात इसमें बड़ा नहीं, सवाल दूसरा ये है कि इन्वायरमेंट की बात पर चुनाव इसलिए नहीं लड़े जाते क्योंकि चुनाव में पैसा उद्योगपति लगाते हैं और वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन को इम्पेडिमेंट मानते हैं। हम ये कहते हैं कि बात इस पर होनी चाहिए कि क्या इन्वायरमेंट एसेट नहीं है। और अभी जब हम बात कर रहे थे कि अभी WIA की रिपोर्ट को अगर आप पढ़ लीजिए, हाथी मानव संघर्ष जिस पर हमारी अगली स्टोरी है उसको पढ़ लीजिए, तो वो ये बताती है, उस रिपोर्ट बताती है कि आप बहुत बड़े एसेट को आज जैसे लीनियर प्रोजेक्ट है, मैं छोटी सी बात बता, लीनियर प्रोजेक्ट में तो जो सड़क या रेल आप निकाल रहे हो कहीं से भी निकाल रही है सरकार। और मैं जो आप लिबर्टी लेने जंगलों से, हाँ, कोई पत्रकार चुनाव के दौरान अपनी गाड़ी 120 से फर्राटे निकल जाता है तो तुरंत ट्वीट करता है कि ऐसा हिस्ट्री में कभी हुआ ही नहीं।
ऐसी सड़कें, लेकिन वो कभी इस बात को नहीं जानता कि इस प्रोजेक्ट की कितनी ज़रूरत थी। और इस तरह हिमालय या जो पहाड़ों में सड़कें बनती हैं कितनी बार गिरती हैं, कितना पैसा जीडीपी का लॉस होता है। तो इन्वायरमेंट को बचाना भी जीडीपी को बढ़ाना है, इन्वायरमेंट की अनदेखी करना भी जीडीपी का विनाश करना है। हम इस तर्क पर बहस करना चाहते हैं। नेमन सर, आनंद आप लोग कुछ जोड़ना चाह रहे हैं इसमें? आनंद ने एकदम सरेंडर कर दिया ना, कोर एक्सपर्टीज के बाहर का मामला नहीं। आनंद के पास जितनी कोर एक्सपर्टीज है मैं केवल उनसे ईर्ष्या कर सकता हूँ। आनंद का, हाँ, आजकल तो मैं लीगल टर्म्स में बहुत सारी चीजें जो समझ गया कि अच्छा इसका ये कानूनी पहलू भी हो सकता है, वो आनंद से। अभी जो पॉल ब्रास का नाम लिया तो मैंने पॉल ब्रास की केवल एक ही किताब पढ़ी है जो चौधरी चरण सिंह पर है, और वास्तव में पढ़ने लायक है, पर इज अ ग्रेट हिस्टोरियन। जल्दी से मैं एक और पढ़ देता हूँ, मनन का है। नमस्ते, मैं चर्चा को नियमित रूप से सुनता हूँ। आज बहुत दिनों बाद हिम्मत जुटाकर ये पत्र हिंदी में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि हिंदी मेरी पहली भाषा नहीं है। अतुल को मैं टिप्पणी और चर्चा में लगातार सुनता रहता हूँ और इससे मेरा शब्दकोश ठीक होता है। थैंक यू मनन। लोकसभा चुनाव को कवर करने के लिए टीम को अहमदाबाद, गांधीनगर अगर आना हो तो वो मेरी बाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर संभव हो तो मैं उनके रहने की भी व्यवस्था करूँगा। नीचे मेरा मोबाइल नंबर है। और पैनल से मेरा इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एक सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित किया है, पर क्या ये सिर्फ बॉन्ड लाने के लिए जो 3 और 4 कानूनों में बदलाव किए गए थे उन बदलावों को भी अंडू करता है या नहीं? मतलब कि घाटा करने वाली कंपनी अभी भी चंदा दे सकती है। इंटरेस्टिंग सवाल है ये कि उसके पहले जब लाया गया था तो उसने आरटीआई कानून में भी बदलाव लाया गया था और 2-3 कानून बदले गए थे, तो तब जाकर ये हुआ था। तो आनंद, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो जब कोर्ट ने इनवैलिड किया तो बाकी कानूनों पर भी ये लागू होगा, उसको रेट्रोस्पेक्ट में जाके पुराने फॉर्म में लागू होंगे, या वो जस की तस चेंजेस अमेंडमेंट बने रहेंगे? अगर उसका एम्बिट जो है सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं और भी चीज़ें हैं तब नहीं निरस्त होगा, लेकिन सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड ही पे उसका एप्लीकेशन है तब हो सकता है। तो अभी हमें क्लैरिटी नहीं है अभी तक। आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने की मनी बिल है उसके ऊपर तो चर्चा भी नहीं की है। तो वो तो दैट वाज द मेजर ऑब्जेक्शन। और उसमें एलाइड एप्लीकेशन और भी चीज़ों पे हो सकता है। तो वो तो छोड़िए, वो बॉन्ड का, हाँ, उसकी तो सेपरेट स्क्रूटनी फिर होनी। फाइनेंस मिनिस्टर ने तो बोल भी दिया है कि हम बॉन्ड को लेकर आएंगे किसी और तरीके से या किसी। दूसरी बात जो अभी रमन सर ने कही, मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ और बहुत संक्षेप में ये बता रहा हूँ कि आरटीआई कानून में बहुत सारे ऐसे बदलाव किए गए हैं जो दूसरा, चाहे डेटा प्रोटेक्शन का कानून हो या दूसरे कानून हो, उन पर आरटीआई कानून आड़े ना आए, इस तरह के बदलाव हुए हैं। तो जिसके लिए एक्टिविस्ट लड़ रहे हैं, बात ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट लड़ रहे हैं और बात कर रहे हैं। जो आनंद ने कही, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन यही है कि वो कानून में जो बदलाव हुआ था, क्या वो सिर्फ इसको इनेबल करने के लिए हुआ था या उसका जो कार्यक्षेत्र है वो बड़ा था? अगर बड़ा था तो वी विल हैव टू लुक एट इट। अगर वो इसमें था तो वो तो वैसे ही डिफंक्ट हो गया। लेकिन फिर वही बात आती है कि सर आप कानून बदल के अगर दोबारा से इस चीज़ को लाओगे तो वो तो ये चुनाव के नतीजों के बाद हमें पता चलेगा। ठीक बात है। ये लेटर थे, आप लोग लेटर जरूर लिखिए। और एक अपील आप लोगों से, जो हृदय ने जिक्र किया कि बात इसलिए क्लाइमेट चेंज या एनवायरनमेंट की नहीं होती चुनाव में, या मुद्दा नहीं बनता क्योंकि वहाँ पर पैसा किसी और का लगता है, कॉरपोरेट लगता है, मोटा पैसा फंड करता है, तो इसलिए वो चीज़ें वहाँ पर मुद्दा नहीं बन सकती जो उनके हित की नहीं है या जिसका उनसे सरोकार नहीं है। न्यूज़ लॉन्ड्री आपसे इसी से मिलती जुलती एक बात कहने जा रहा है कि खबरें भी इसी तरह से हैं। खबरों को विज्ञापन के रूप में जो पैसा मिलता है, अगर वो कॉरपोरेट से मिल रहा है, सरकारों से मिल रहा है, तो एक बहुत बड़ा इसका साइड इफ़ेक्ट ये होगा कि फिर वो उनके ही हित की बात करेंगे। उनको जो खबरें सूट करेंगी, उनके जो हित में चीज़ें होंगी, उन्हीं को आपको दिखाई जाएंगी, वही आपको बताई जाएंगी। वो खबरें जिसके लिए जर्नलिज्म की ज़रूरत है, पत्रकारिता की ज़रूरत है, पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिज्म, जनहित की पत्रकारिता, वो चीज़ें फिर कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगी। वो तभी होगा जब खुद आप, यानी कि इस देश के लोग, नागरिक, जनता, वो खुद इसमें इन्वेस्ट करे, वो खुद निवेश करे। न्यूज़ लॉन्ड्री में एक प्रयास है हम लोगों का कि एक पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिज्म का प्लेटफॉर्म बने, वो प्लेटफॉर्म जो अपने सब्सक्राइबर्स की मदद से चले, किसी प्रायोजित मनी से नहीं चले, किसी विज्ञापन के पैसे से नहीं चले, आपके सब समर्थन से, आपके सब्सक्रिप्शन चले। हमारे तमाम इस समय इलेक्शन फंड चल रहे हैं न्यूज़ लॉन्ड्री, द न्यूज़ मिनट के। इसके अलावा समय समय पर हमारे अलग अलग एनएल सेना प्रोजेक्ट आते रहते हैं, और इन जनरल न्यूज़ लॉन्ड्री के सब्सक्रिप्शन के तौर पर आप हमारी मदद कर सकते हैं और एक जनहित का, पत्रकारिता का मंच खड़ा करने में मदद कर सकते हैं हमारी। तो न्यूज़ लॉन्ड्री को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि गर्व से कह पाएँ मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। हम अपने आखिरी विषय की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि एक ABC न्यूज़ की जर्नलिस्ट थी अवनी दायस।
उनका ये बयान आया कि भारत सरकार ने उनका समय से वीज़ा रिन्यू नहीं किया और उसकी वजह से उन्हें देश छोड़ना पड़ा, और उस बाबत उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए एक पॉडकास्ट में सारी बातें लिखी हैं। दूसरी तरफ सरकार का पक्ष आधिकारिक तौर पर नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के MEA के जो सूत्र हैं उनकी तरफ से वो पक्ष आया है कि इस मामले में जब ऑस्ट्रेलिया के हाई कमीशन से डिप्लोमेटिक चैनल से उनके पास एप्लीकेशन आया था और बात हुई थी, तभी उन्होंने रिन्यू करने का फैसला कर लिया था और उनको यानी अवनी दास को उन्होंने मैसेज कन्वे कर दिया था। और 20 अप्रैल को उनको देश छोड़ने से पहले उनको 18 तारीख को इत्तला दी गई थी, यानी एक दिन के आगे पीछे की बात है। तारीख में मुझे थोड़ा सा गफलत हो रही है, तो एक दिन आगे पीछे, लेकिन तब तक उन्होंने क्योंकि आखिरी मोमेंट तक कुछ क्लैरिटी नहीं थी, तो अवनी दास का ही कहना है कि उन्होंने अपनी पैकिंग कर ली थी और ये बहुत उनके लिए मुश्किल भी फैसला था, क्योंकि सब कुछ समेट कर यहाँ से उनको देश छोड़कर जाना था। ये एक विवाद है। कुछ दिन पहले आज फरवरी महीने में भी इस तरह की स्थिति आई थी, जब एक फ्रेंच जर्नलिस्ट को भारत इसी तरह के वीज़ा रिन्यूअल के मसले पर छोड़ना पड़ा था। साल भर के करीब पहले की बात है, जब एकदम आखिरी समय तक श्रीलंका को कवर करने वाले जो BBC के जर्नलिस्ट थे 2, उनका वीज़ा रिन्यूअल का मसला भी इसी तरह से फंसा था। तो सरकार, ये वो लोग हैं जो थोड़ा क्रिटिकल वॉइस रखते हैं सरकार की नीतियों पर, सरकार के कामकाज पर उस तरह के नज़र रखते हैं, थोड़ा आलोचनात्मक दृष्टि से उसके कामकाज को देखते हैं। तो सरकार वीज़ा जैसी जो बहुत ही जटिल एक कानूनी प्रक्रिया भी है और उसके बिना एक बड़ा अपराध भी है कि उसमें किसी तरह की गड़बड़ी हो जाए तो विदेशी आदमी के रहने और न रहने का एक बड़ा मसला होता है, उसको एक तरह के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है या एक स्वाभाविक प्रक्रिया। जैसे हम अवनी दास के मामले की बात करें तो इन्होंने जो कनाडा में एक सेपरेटिस्ट सिख लीडर थे, निज्जर की हत्या को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और उनको ये कन्वे किया गया था कि ये ठीक नहीं है और सरकार को इससे नाराज़ है और ये इसमें जो चीज़ें दिखाई गई वो फैक्चुअली ये ठीक नहीं है और इससे भारत के हितों को नुकसान पहुंचता है। तो इस तरह की चीज़ें जो कि सरकार अपने मन मुताबिक चाहती है, सरकार के नीतियों से थोड़ा सा डाइवर्ट होते हैं या वो खबरें, उनको सरकार बर्दाश्त नहीं करती है और फिर इस तरह की दिक्कतें होती है। लेकिन इससे भारत की छवि को लेकर या भारत में रिपोर्टिंग की स्थितियों को लेकर एक सवाल पैदा होता है कि कहने को बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं कि डेमोक्रेसी को लेकर दावे ये हैं, लेकिन मीडिया आज़ादी से अपना काम नहीं कर उतने आज़ादी से भारत के अंदर का जो मीडिया है, जो देश का अपना मीडिया, उसके तो तमाम हालात आपको पता ही हैं कि यहाँ छापे भी पड़ रहे हैं, लोगों के यहाँ इनकम टैक्स की रेट्स पड़ रही हैं, सर्वे हो रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं। विदेशी जो पत्रकार हैं उनके साथ भी ये स्थिति है जो एक इस मामले में फिर से एक बार हमारे सामने आया है। तो मैं इस पर एक कॉमेंट चाहता हूँ। सबसे पहले रमन सर आपसे बात करें। मैंने अवनी को बहुत क्लोजली फॉलो नहीं किया है कि उन्होंने क्या है, लेकिन हाँ, फॉरेन जर्नलिस्ट को लेके कंट्रोवर्सीज पिछले 5 साल में काफ़ी उठी हैं, काफ़ी लोग छोड़ के भी गए हैं, उनके रिन्यू नहीं हुए हैं। और उसके बाद मतलब ये अभी जब अवनी के केस में जब स्टोरीज आने लगी कि भी इंडिया इज़ नो कंट्री फॉर फॉरेन जर्नलिस्ट, तो उसका मेरे ख्याल से ये नी जर्क रिस्पॉन्स एट द लास्ट मोमेंट कि भाई अवानी को हम वीज़ा दे दिया एक दिन पहले। हाँ, एक दिन पहले दे दिया। लेकिन सरकार इस वीज़ा को इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ कर रही है टू मोल्ड दिस फॉरेन जर्नलिस्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है। आनंद, ये तर्क, एक तो अभी सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट इस मामले में नहीं आया है, सूत्रों के हवाले से खबर छपी है ये सारी कि सरकार इस मामले में, सरकार का जो पक्ष है वो सूत्रों के हवाले से है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये मनमाफिक रिपोर्टिंग का प्रेशर है विदेशी उसको जर्नलिस्टों के ऊपर कि आप कुछ सर्टेन तरह की बातें करेंगे तभी आपको यहाँ से रहने का या रिपोर्टिंग करने का अधिकार मिल पाएगा? अवनी दास के बारे में बता दूं, उनकी एक सीरीज़ है लुकिंग फॉर मोदी करके, एक पॉडकास्ट की सीरीज़ है पूरी, जो कि ABC के उस पर वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। वो पॉडकास्ट सीरीज़ है पूरी, जिसमें उन्होंने लगातार मोदी और मनी
मोदी एंड द स्वामीज, मोदीज एंड पॉलिटिक्स टर्न वायलेंट, राइट्स करके अलग अलग कई एपिसोड उन्होंने इसी पर एक सीरीज़ पूरी बनाई है। सबसे लेटेस्ट है 1 बिलियन वोटर, जो कि इलेक्शन को लेकर है उनका पॉडकास्ट। अभी जो फॉरेन पब्लिकेशंस हैं जनरली, जो वेस्ट के बड़े मैस्ट हेड्स हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स हुआ, गार्डियन हुआ, ले मोंडे हुआ वगैरह, इस पर तो ज़्यादा क्रिटिकल ही है गवर्नमेंट के प्रति, और रिपोर्टिंग या एनालिसिस पे ओपिनियन काफ़ी हावी है। और जो सरकार के जो अंग्रेजी मीडिया में चेहरे हैं, और राज्यसभा में एमपी भी स्वप्न दास गुप्ता ने टाइम्स ऑफ इंडिया और टेलीग्राफ में पिछले सप्ताह एक लेख भी लिखा है कि कैसे वेस्टर्न मीडिया ने पहले से मन बना लिया है कि मोदी, जो कि काफ़ी संभव है कि वापस आएंगे, तो उनके रेजिम को डिलीजिटिमाइज करना, तो पहले ही से एक संदर्भ बनाया जा रहा है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि क्रिटिकल रिपोर्टिंग नहीं हो रही है और क्रिटिकल एनालिसिस नहीं हो रहा है। सरकार का विदेशी मीडिया ब्रांड्स में ये जो बड़े इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस हैं वो काफ़ी आलोचनात्मक हैं। इकोनमिस्ट भी उसमें है। इकोनमिस्ट ने तो 2014 में बैट भी किया था कि मतलब जो उनका लीडर एक छपा था उसमें वो कई बार इंडोर्स करते हैं कि इनको, तो उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी लेस हार्मफुल ऑप्शन होंगे, मतलब कि ये है। दूसरी बात है कि इस पर अभी बात है कि अभी के संदर्भ में जैसा कि कुछ कहा जा रहा है कि अभी माहौल बनाया जा रहा है कि विदेशी पत्रकारों का काम करना मुश्किल किया जाए, तो उस पे एक संदर्भ ये है। और दूसरा है विदेश मंत्रालय का जो आप बता रहे थे उनका जो है, तो अब बेनिफिट ऑफ डाउट किसको दिया जाए, तो ये बहुत ओपिनियन से गाइडेड होगा, इसमें खेमा बटा रहेगा। और तीसरी बात है कि इसमें अगर सरकार की ऐसी नीति है तो मेरे ख्याल से ये एनाक्रोनिस्टिक है, इसका इस युग में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि ये 70-80 का युग नहीं है। किसी भी चीज़ को बाहर आने के लिए अब हज़ारों स्रोत हैं, और अगर आप किसी चीज़ को दबा रहे हैं तब तो और लाखों स्रोत हैं। तो अगर ये सरकार की नीति है तो ये बहुत ये नीति तभी कारगर आज के ज़माने में हो सकती है जब आप चाइना या फिर उत्तर कोरिया एक तरह से लिमिटेड एक्सेस इंटरनेट टेक्नोलॉजी कर दे, बंद कर। क्रिटिकल है वो, बाहर से तो कोई भी क्रिटिसिज्म कर सकता है, लेकिन इंडिया में आके काम करते हुए क्रिटिसिज्म करना तो उस पे अटैक हो रहा है। उसपे मतलब कि वाशिंगटन पोस्ट में वीजा को वेपनाइज कर दिया ना आपने एक तरह से। वाशिंगटन पोस्ट वगैरह में जो निया मशीह वगैरह लिखती हैं, कई बार बहुत फैक्चुअल भी नहीं रहता है, लेकिन वो तो बाहर दिल्ली में ही रहती हैं, तो लिख ही रही हैं इतने दिन से। ये तो तब तय होगा ना जब उनका वीजा रिन्यूअल का टाइम आएगा। वो तो इंडियन है, एनडीटीवी में। अच्छा वो इंडियन, तो वीजा उनका वीजा का प्रॉब्लम नहीं इशू। हाँ, तो कोई भारतीय है तो उसको वीजा। हाँ, तो और भी कई चीज़ें हैं, तो ऐसा नहीं, कुछ लोग तो अभी भी यहाँ काम कर ही रहे हैं। तो अब है मुझे बस इसमें आप जो कह रहे हैं आनंद ना, ये ठीक बात है कि आप विदेशी मीडिया को एक स्केप्टिकल नज़र से देखे, उसकी नज़र से देखें, लेकिन ये जो स्वपन दास गुप्ता जैसे का जो उदाहरण आप दे रहे हैं, ये ऐसे लोग हैं कि मतलब इस बात को भी क्या ही कहा जाए कि यही टाइम मैगजीन 2013 में मोदी को बताए थे मोदी मीन्स बिजनेस, और ये लोग सर पे लाद के कूद रहे थे, भाग रहे थे कि विदेश, और अब तो रिकॉग्निशन मिल गया, ये इंटरनेशनल मीडिया में मोदी जी को कौन रोक सकता। इन लोगों की बातचीत का कोई अर्थ है, कोई मतलब है, कोई वेट है बकवास का? 2-3 चीज़ों के साथ ये पूरा है। डेटा को लेके अगर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की डेटा जो है किसी के तर्क को सपोर्ट करती है तो वो उसको कोट करेंगी, नहीं तो उसका विरोध करेंगी। ये दोनों खेमों में है। पुलिस का बयान अगर किसी केस में अगर ये है कि भाई आप जिस लाइन नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं उसके पक्ष में है, तो आप कहिएगा कि भाई लेकिन पुलिस ने तो ऐसा कहा है, लेकिन दूसरी तरफ की नहीं, पुलिस की बात नहीं मानी जा सकती है, उसको संदेह से देखो। ये तो है ही, जब खेमों में आप बटे रहेंगे तो नहीं, तो एज ए जर्नलिस्ट मैं तो कहा कि उनका जो है
वो तो जिस पार्टी का लाइन ले रहे हैं उसके सांसद भी हैं राज्यसभा में, तो ऑफ कोर्स वो उसी लेंस से देखेंगे। नहीं तो मैं तो आपके सामने इसीलिए उन्हीं के दोनों चेहरे रख दिए आपके सामने कि बता रहा हूँ कि ये तब क्या थे अब क्या है। दूसरी बात ये कि एज ए जर्नलिस्ट हम कैसे इसको इवेलुएट करेंगे, हम तो दोनों स्थितियों को ही रख के देखेंगे ना। ये थोड़ी ना कि आज हम एक पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं और हम कह दें कि पुष्पम दास गुप्ता ने इंटरनेशनल मीडिया को ऐसे कहा। दोनों पक्ष सामने है, अब बेनिफिट ऑफ डाउट देने की बात है कि किसको दिया जाए। हाँ, आप नहीं, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि बाकी बातें तो कवर हो गई। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने इस पर एक स्टेटमेंट दिया था और उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम चाहते हैं कि फैक्ट्स, जो आपने बात कही कि सरकार ने भी मुझे नहीं मालूम कि ऑफिशियल उनका कोई रिस्पॉन्स आया है, लेकिन सरकार ने कहा है कि सोर्सेज के माध्यम से पत्रकारों ने ट्वीट किए और कहा कि उन्होंने वीज़ा नियमों के वायलेशन किए, क्योंकि जब विदेशी पत्रकार यहाँ आते हैं या किसी भी देश में कोई दूसरे देश का पत्रकार जाता है, मैं साफ ही कर देता हूँ, उनके ऊपर ये आरोप लगा है अवनी दास के ऊपर कि उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उसमें उन्होंने बाघा बॉर्डर पे कुछ चीज़ें शूट की हैं और साथ में एक अधिकारी से बातचीत की है, जबकि उनके पास बीएसएफ से कोई परमिशन नहीं थी, इसलिए उसको सरकार की तरफ से नोटिस मिला था। ये एक इलीगैलिटी अवनी दास की तरफ से आ रही है। इस बाबत न्यूज़ लॉन्ड्री ने एक रिपोर्ट की है और हमने एबीसी न्यूज़ से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ उनका ये स्टेटमेंट है कि वो अपने रिपोर्टर अवनी दास के साथ हर तरह से खड़े हैं। मैं यही बात बता रहा था आपको कि जब भी आप विदेशी ज़मीन पर रिपोर्टिंग करते हैं तो चाहे आप शॉर्ट टर्म वीज़ा पे हों, चाहे आप विदाउट वीज़ा हों, कई बार ऐसे भी पत्रकार जाते हैं जो ट्रैवल वीज़ा पे जाते हैं लेकिन वहाँ पर से रिपोर्ट फाइल करते हैं। अगर रिपोर्ट इनॉक्यूअस है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर आपने ऐसे वीज़ा पे गए हैं जो वीज़ा आपको रिपोर्टिंग की इजाज़त नहीं देता और आपने काम किया, तो अगली बार आपको वीज़ा उस कंट्री का मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है अगर वो बहुत बड़ी रिपोर्ट खड़ी आपको, कोई विवाद हो गया। लेकिन अगर आप वहाँ के कल्चर पर रिपोर्ट करके आ रहे हैं, वहाँ कोई भंगड़ा कर रहा है, नाच रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सरकारों को ना। अब मैं कह रहा हूं कि इस बात पे हमें ये संयम एज ए पत्रकार रखना चाहिए कि सरकार ने जो कहा है उसकी हम तलाशी, हमसे मतलब हम लोग से सारे लोग तलाशी करें, ये एक प्रॉब्लम। लेकिन कोई भी सरकार में, चाहे वो किसी देश की हो, कितनी ओपन हो, कहीं ज़्यादा लिबरल होगा, कहीं ज़्यादा कंजर्वेटिव होगा। विदेशी ज़मीन पर आप करते हुए ये जैसे भारत में, अगर मेरी जानकारी सही है रमन सर, आपको ज़्यादा पता होगा कि कश्मीर में जाके कोई भी विदेशी पत्रकार नहीं रिपोर्टिंग कर सकता। उनको जब आते हैं तो उन्हें बता दिया जाता है, मतलब कि उनको आप एंट्री नहीं कर सकते, ये कश्मीर दिस एरिया वेयर यू कैन एंटर। अब कोई पत्रकार अगर जाके, और ऐसे घटनाएं हुई हैं कि पत्रकार बाहर से आए और वो यहाँ से उन्होंने कोई एक जर्नलिस्ट को पकड़ा, उसके साथ काम किया एनोनिमसली और गए और अपने देश में जाके रिपोर्ट फाइल की। तो ऐसी स्थितियां होती है। पर इसमें मैं विद ऑल एग्रीइंग की इस बात पर सहमत होते हुए कि पत्रकारिता के हालात बहुत अच्छे नहीं है, सरकार को ये थोड़ा सा ये दूंगा कि मतलब ऐसा तमाम देशों में होता है, मैं इसको कंडोन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस पर हमें क्या नियमों का उल्लंघन हुआ है। इस पर आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कुछ थैंक यू भी, मतलब उनको शुक्रिया भी कहा है कि उनको जो कोऑपरेट किया गया और ये हो। तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी एक तरह से आप कह रहे हैं कि पत्रकार के साथ खड़े हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी उनकी सरकार हमारी सरकार के साथ बिगाड़ना नहीं चाह रही। तो इसके साथ ही हमारा चर्चा का जो आज का समय है वो पूरा होने जा रहा है। हम रिकमेंडेशन की प्रक्रिया पहले पूरी कर लेते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा आनंद आप रिकमेंड करें हमारे श्रोताओं को। नहीं, चूँकि आज चर्चा के दौरान वो लिबरलाइजेशन और ये सब इकोनॉमी पे बात हुई, तो 90 के दशक में जबकि लिबरलाइजेशन एक डेटी के तौर पे उभरा और रोरिंग 90s जिसको कहते थे, खगोलीकरण का स्वर्णिम युग, भौगोलीकरण का, खगोलीकरण भी बहुत लोग बोलते हैं, भौगोलीकरण, खगोल जी, वैश्वीकरण भी, वैश्वीकरण ज़्यादा सही होता है। खगोल में तो शायद, खगोल में तो यूनिवर्स, हाँ यूनिवर्स का खगोलीकरण जो है एक व्यंग्यात्मक था। अच्छा व्यंग्यात्मक तौर पे अर्थशास्त्री, उदारीकरण के लिए व्यंग्यात्मक में उदारीकरण कहा जाता था, क्योंकि उदारीकरण का बहुत बड़ा हिस्सा डेट पे, जैसे कैपिटलिज्म के लिए वो कुछ खोज नहीं पाए तो कहते आवारा पूंजी है। हाँ, तो वैश्वीकरण, चलिए ज़्यादा कॉन्सेंसस इसी पर है। तो वैश्वीकरण को लेके जो विवाद हुए, तो उसमें जो आप बोले असमानताएं जो हैं, डिस्पैरिटीज़, इनकम डिस्पैरिटीज़ वगैरह, तो इसके दो पक्ष आए कि कैसे ट्रिकल डाउन इकोनॉमी या जो है लोगों का जो प्रोडक्टिव कैपेसिटीज़, क्रिएशन ऑफ वेल्थ। तो दो किताबें जो हैं मैं समझता हूँ इस बहस को समझने के लिए उपयोगी होंगी।
एक तो जोसेफ स्टिग्लिट्ज की ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकॉन्टेंट्स। अच्छा, नहीं, किताब आपने बदल दी, ठीक है। और दूसरी है कि जगदीश भगवती जो हैं, जो कि लिबरलाइजेशन के बहुत हिमायती हैं, और उनकी इन डिफेंस ऑफ लिबरलाइजेशन, और दोनों काफ़ी प्रभावशाली किताब है 90 के दशक में। और 21वीं सदी के आरंभ में ये दोनों किताबें जो हैं बहुत मतलब बौद्धिक दीर्घाओं में काफ़ी इन दोनों पे बहस होती है। तो और दोनों का मेरे ख्याल से हिंदी अनुवाद उपलब्ध है। ठीक बात तो है। मैं कंप्लीट कर लें पहले। तो मेरे ख्याल से अभी जो भारतीय राजनीति में एक के इस मोड़ पर इस पर फिर से चर्चा हो रही है, उसमें वो पुराने विवाद के ये धाराएं जो हैं उनको फिर से रिविजिट किया जा सकता है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे को बड़ा फक्र महसूस हो रहा है कि आनंद सर के साथ रहते रहते मैं भी उन किताबों को पढ़ता हुआ पाया जा रहा हूँ जो आनंद जी ने अभी कि इन डिफेंस ऑफ लिबरलाइजेशन, जगदीश भगवती की लिखी हुई किताब है। और 2006 में नोबेल प्राइज़ मिला इनको, जोसेफ स्टिग्लिट्ज जिनकी बात कर रहे हैं। तो उनकी आपने जो किताब का नाम बोला वो है, उसके अलावा एक किताब और है, द प्राइस ऑफ इनइक्वालिटी। तो प्राइस ऑफ इनइक्वालिटी बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई, बहुत अच्छी किताब उस तर्क को समझने के लिए है कि कैसे खाई बढ़ती है अमीर देशों में भी। और वो जो 1% का जिक्र उसमें करते हैं वो इंडियन 1% नहीं, वो अमेरिकन 1% है। तो बहुत ही सरल भाषा में लिखी हुई किताब। तो उन दोनों को अगर एक साथ कोई देखना चाहे तो मुझे लगता है जगदीश भगवती वाली फिर भी थोड़ा वो हो सकती है, लेकिन अद्भुत, लेकिन दोनों को पढ़ना जरूरी है। क्योंकि वो रमन सर आप क्या रेकमेंड करेंगे? मैं तो हमारी इलेक्शन कवरेज जिसमें काफ़ी नई चीज़ें हैं। श्रीनिवासन जैन जो पहले एनडीटीवी में होते थे वो हैं, हमारे हितेश जोशी जो पहले एनडीटीवी में होते थे वो है, लेकिन वो तो हमारे साथ बहुत देर से एसोसिएट है। और उसके बाद जो एक न्यू लुक शो है, चाहे वो मनीषा कर रही है या अतुल कर रहे हैं, और प्लस हमारे जो रिपोर्टर्स जो आइडिया ऑफ इंडिया का जो थोड़ा बहुत अभी रिपोर्ट किया है, ट्रेन में 36 घंटे ट्रैवल करके उन्होंने कोशिश की है कि वहाँ से आइडिया ऑफ इंडिया और इश्यूज़ जो प्ले कर रहे हैं, हमने इश्यूज़ के ऊपर ज़्यादा प्ले किया है। और तो हमारे रिपोर्टर इस समय हर जगह गए हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितना रिपोर्ट हम लेकर आ सके और जितने हमारे में क्षमता है उतना हम कर सकें, तो वो कर रहे हैं। दूसरा एक किसी ने सजेस्ट किया था उसमें हफ्ता में, तो मैंने वो सीरीज़ देखनी शुरू की है, काफ़ी अच्छी है, एप्पल टीवी पे, द न्यू लुक। ओके। तो ये जो सीरीज़ है ये बनी है जब जर्मन नाजीज़ ने फ्रांस को ऑक्यूपाई कर रखा था। तो उस समय जो दो फैशन डिज़ाइनर जो बहुत पॉपुलर हुए हैं, तो उनकी कहानी है कि उस समय पे उनका रिएक्शन वो कैसे किया। बहुत अच्छी बनाई है इनफैक्ट, द न्यू लुक। तो श्रुति कपिला ने रिकमेंड किया था। हाँ, तो वो उन्होंने रिकमेंड किया तो मैंने देखना शुरू किया, वाकई बहुत अच्छी है। अच्छा, हाँ। तो इसमें रमन सर ने जो बताया हमारे इलेक्शन कवरेज के बारे में, इसमें दो और नाम आप जोड़ लीजिए। द न्यूज़ मिनट भी हमारे साथ इस इलेक्शन कवरेज को कवर कर रहा है, और इसके अलावा मूक नायक भी हमारे साथ इस कोलैबोरेशन में है। तो एक बहुत कर्मा, हाँ, और ईस्ट मोजो कर्मा पालजोर नॉर्थ ईस्ट से। तो एक बड़ा कोलिशन है जर्नलिस्ट का, पत्रकारों का, मीडिया संस्थानों का, डिजिटल मीडिया संस्थानों का, जो इस इलेक्शन को आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बहुत बड़े पैमाने पर हमारी कोशिश है और आप लोगों का उसमें बहुत सारा योगदान भी है, आप ही लोगों की मदद से ही हो पा रहा है। मेरा रिकमेंडेशन वही है, एक तो जो हमारी पूरी इलेक्शन कवरेज है वो रमन सर ने ऑलरेडी कर दी, और दूसरा मैं चाहूँगा कि आप खुद उनका जो सीरीज़ है लुकिंग फॉर मोदी जो ABC पर है उसको सुने पॉडकास्ट में। उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे बात हुई है और अलग अलग एपिसोड में, तो सुने, देखें, और इसमें शायद आपको थोड़ा ज़्यादा आइडिया लगेगा कि वो कहीं क्या प्रेजुडिस है किसी चीज़ को लेकर, सरकार को लेकर, या एज ए लीडर मोदी को लेकर,
कुछ जगहों पर बहुत सारे इंडिपेंडेंट जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल है उनके ओपिनियंस हैं और बहुत शार्प उस तरह के, तो वो सारी चीज़ें जानने समझने को मिलेंगी उसको सुनकर, और तब आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी राय बना पाएंगे। इसके साथ ही हम आज की इस चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे। सीमा, रमन सर, आनंद और हृदेश, आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपको उन मीडिया संस्थानों को समर्थन देना होगा जो सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर नहीं है। न्यूज लॉन्ड्री ऐसा ही मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करने के लिए newslaundry.com/subscription पर जाएं और अपने मन मुताबिक राशि चुनें। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।